मैं, जो इस पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और ब्रूटल क्रिमिनल्स में से एक था, अब एक ऐसे फैमिली में रीबॉर्न हुआ हूं जो लॉ एनफोर्समेंट की दुनिया में लेजेंड मानी जाती है। मेरे ग्रैंडफादर और फादर दोनों ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। वहीं मेरी ग्रैंडमदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की एक रिनाउंड एक्सपर्ट हैं और मेरी मदर एक वर्ल्ड फेमस फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं। ऐसे फैमिली में रीबॉर्न होना सच में बहुत प्रेशर वाली बात है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जो क्रिमिनल वर्ल्ड को अंदर से जानता है, जब मैं 10 साल पुराने एक सीरियल मर्डर केस, एक बेफलिंग एलिवेटर किलिंग और यहां तक कि पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देने वाले कैनिबलिज्म केस का सामना करता हूं, तब मैं सभी को प्रूव करके दिखाता हूं कि मैं सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट डायनेस्टी का प्रिविलेज्ड बेटा नहीं हूं। मैं क्राइम और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन दोनों दुनियाओं का किंग हूं। मैं अपनी उंगलियां टेम्पल पर रखता हूं, चॉपस्टिक्स को नीचे रख देता हूं और यार्ड में थोड़ा वॉक करने का सोचता हूं, जिस पर जैसे ही मैं डोर तक पहुंचता हूं, मॉम जल्दी से अंदर आती हैं। वह टेबल पर रखा ब्रेकफास्ट देखती हैं और सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराती हैं। नॉट बैड लियो, लुक्स लाइक तुमने आखिरकार अपनी वो बैड हैबिट्स छोड़ दी हैं। इधर आओ, मॉम के पास तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। यह सुनकर मैं उत्साह से उनकी तरफ झुकता हूँ। रिवॉर्ड क्या है? जिस पर मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह मेरा चेहरा पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगती है, जिस पर मैं तुरंत चिल्ला उठता हूँ, मॉम ये कैसा रिवॉर्ड है? जिस पर मॉम हंसने लगती हैं। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए रियल गिफ्ट लेने का टाइम नहीं है, इसे IOU समझ लो। एक मेजर केस अभी अभी ब्रेक हुआ है। किंगडू, मुझे जल्दी वापस जाना है। यह कहकर वह हंसते हुए स्टेयर्स की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन जल्दबाजी में उनके हाथों से फाइल्स फिसल जाती हैं और पूरे फ्लोर पर बिखर जाती हैं, जिस पर मैं उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ता हूं और मौका मिलते ही मॉम को छेड़ने लगता हूं। अब समझ आया कि डैड क्यों कहते हैं कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाना तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल है। देखो खुद को, बिल्कुल डैड जितनी केयरलेस हो। यह सुनकर मॉम का चेहरा इरिटेशन से लाल पड़ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? जिस पर कुछ सेकंड बाद वह बहस छोड़ देती हैं। फाइन, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, यह कहकर वह जाने लगती हैं, लेकिन तभी मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूं, क्योंकि फाइल्स उठाते वक्त मेरी नजर एक क्राइम सीन फोटो पर पड़ चुकी थी। मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ता हूं। मॉम भी ये केस इतना सिंपल नहीं है। जिस पर मॉम, विवियन, सू मुझे हैरानी से देखती हैं। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? जाओ अपना काम करो, कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाला है। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? अगर उन्होंने ये बात नहीं कही होती तो शायद मैं खुद ही भूल जाता। आखिर इस समय मैं सिर्फ 17 साल का एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। सीनियर ईयर का सेकंड सेमेस्टर शुरू होने वाला है, लेकिन मेरी नजर अभी भी उसी फोटो पर टिकी रहती है। ये किलर, इसके अंदर कुछ बहुत गलत है। जिस पर मॉम चुपचाप सुनती रहती हैं। डेथ तो डेथ होती है, विक्टिम का सिर नीचे है, सही बात है, लेकिन मौत के बाद भी किलर रुकता नहीं है। वह बॉडी पर बार बार स्लैश करता है, एक के बाद एक। ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये हेटेड है। मेरी बात खत्म होने पर मॉम कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाती हैं। तुम नहीं समझते? जिस पर मैं सीधे उनकी आंखों में देखता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में ये किलर वही इंसान है जिसने पहले भी ऐसा किया था, है ना? ये सुनकर मॉम हल्का सा रुक जाती हैं और अभी ऊपर जाकर आप 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस की फाइल्स निकालने वाली थी। सही कह रहा हूं ना? मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही मॉम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तुम्हें ये कैसे पता? जिस पर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, आप अपनी स्टडी में हर तरह के केसेस की फाइल्स रखती हैं, लेकिन 10 साल पुराना सीरियल टॉर्चर मर्डर केस हमेशा से आपके और डैड के लिए सबसे बड़ा दर्द रहा है। फीमेल विक्टिम की हालत देखकर और आपकी जल्दबाजी देखकर इसे समझना मुश्किल नहीं था। यह सुनकर मॉम कुछ सेकंड तक मुझे देखती रहती हैं। वेल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नजर इतनी शार्प है। अच्छा, आगे बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि किलर का विक्टिम से पर्सनल ग्रज था? जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि ये वही किलर नहीं है। हो सकता है उसे सच में इस वुमन से कोई पर्सनल ग्रज रहा हो। यह कहकर मैं बस मुस्कुरा देता हूँ और आगे कुछ नहीं कहता। जिस पर मॉम मुझे डोर की तरफ जाते हुए देखती रहती हैं। फिर अचानक वह आगे बढ़ती हैं, मेरी रिस्ट पकड़ लेती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, लियो, मॉम को तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। क्या मेरे साथ हॉस्पिटल चलो? मुझे एक बॉडी एग्जामिन करनी है। इसके बाद इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊं, मॉम मुझे सीधे हॉस्पिटल ले आती हैं। लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, कैमरेज और माइक्रोफोन्स का एक बड़ा झुंड हमें चारों तरफ से घेर लेता है। प्रोफेसर सू आ गई हैं। प्रोफेसर सू, क्या आपको लगता है कि इस केस का किलर वही इंसान है जिसने 10 साल पहले सीरियल टॉर्चर मर्डर केस को अंजाम दिया था? प्रोफेसर सू, पूरे 1 दशक बाद बिल्कुल वैसा ही केस सामने आया है। उस समय आप लीड फोरेंसिक साइंटिस्ट थीं और वो आपकी पूरी करियर का इकलौता केस था जिसमें आपको किलर के खिलाफ कोई लीड नहीं मिली थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस पर रिपोर्टर्स मॉम पर एक के बाद एक सवालों की बारिश करने लगते हैं। मॉम की भौहें सिकुड़ जाती हैं। ऑटोप्सी करना उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन रिपोर्टर्स को हैंडल करना बिल्कुल नहीं। और रिपोर्टर्स जो कह रहे हैं वह गलत भी नहीं है। मॉम के लगभग फ्लॉलेस करियर पर सिर्फ एक दाग है। वह उसी समय लगा था जब उनकी रेप्यूटेशन अपने पीक पर थी और फिर भी उन्हें उस सीरियल मर्डर केस में कोई लीड नहीं मिली थी। अभी मैं साफ देख सकता हूं कि मॉम का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट करती, एक हाथ उनके पीछे से आगे आता है, जिस पर मैं मॉम के सामने खड़ा हो जाता हूँ और रास्ता रोक रहे सभी लोगों को एक तरफ धकेल देता हूँ। यहाँ एक मर्डर सॉल्व करना है, स्टोरी बाद में भी लिखी जा सकती है। मैं बर्फ जैसी ठंडी नजरों से सबको देखता हूँ। केस अभी अभी ब्रेक हुआ है। आखिर तुम लोग रिपोर्ट किस चीज पर कर रहे हो? जिस पर आसपास मौजूद सभी रिपोर्टर्स चुप हो जाते हैं। क्या तुम लोगों को समझ भी है कि यहाँ बर्बाद होने वाला हर एक सेकंड किसी किलर के आजाद घूमने का दूसरा मौका बन सकता है? मैं मॉम का हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले जाता हूँ। साइड हटो सभी लोग। मेरा चेहरा पूरी तरह कोल्ड रहता है और मैं बिना रुके मॉम को अंदर लेकर बढ़ता जाता हूँ, जिस पर रिपोर्टर्स कुछ पल के लिए वहीं जमे रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि अभी अभी क्या हुआ है। कोई कहता है, क्या वो लड़का प्रोफेसर का स्टूडेंट है? वो खुद को समझता क्या है? जिस पर दूसरा जवाब देता है, वो लियो ही है, ये फैमिली का एल्डेस्ट सन। वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर थोड़ा एग्रेसिव हो गया तो क्या हुआ? बिल्कुल, और उसने कुछ गलत भी नहीं कहा। यहाँ एक मर्डर सॉल्व करना है, स्टोरी बाद में भी की जा सकती है। केस अभी अभी हुआ है। तुम लोग इन बेकार सवालों से सबका टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हो। तब तक मैं और मॉम हॉस्पिटल के मॉर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। मॉम दरवाजा खोलती हैं। अंदर कुछ ऑफिसर्स और फॉरेंसिक स्टाफ अभी भी बॉडी की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। जैसे ही वो हमें अंदर आते देखते हैं, सभी सीधे खड़े हो जाते हैं और हमारी तरफ आ जाते हैं। प्रोफेसर सू, आप आ गई, और यंग मास्टर लियो भी। मुझे देखकर सभी के चेहरे पर साफ सरप्राइज दिखाई देता है। मैं बस हल्का सा सिर हिलाता हूँ और सीधे बॉडी की तरफ बढ़ जाता हूँ। मेरी नजर धीरे धीरे विक्टिम के ऊपर घूमती है, जिस पर कुछ ऑफिसर्स कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो मॉम को उन्हें सिर हिलाकर रोकते हुए देख लेते हैं। मैं बॉडी से नजर हटाकर पूछता हूँ, विक्टिम की फैमिली कहाँ है? एक ऑफिसर जवाब देता है, विक्टिम दूसरे शहर की रहने वाली थी। हमने उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, वो रास्ते में है। क्या वो अकेली रहती थी? जिस पर मॉम बोलती हैं, विक्टिम का नाम फेई हुआंग है, उम्र 27 साल। वो एक डिजाइन फर्म में मैनेजर थी। किंगडू में उसके 2 क्लोज फ्रेंड्स थे। वो अपने फियांसे के साथ रहती थी। सभी के अनुसार दोनों का रिलेशनशिप काफी लविंग था। मैं धीरे से कहता हूँ, समझ गया। इसके बाद मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, जिस पर कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। सभी के चेहरे पर डिसेबिलिफ साफ नजर आने लगता है। यहाँ तक कि मॉम भी पूरी तरह शॉक दिखाई देती हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने इससे पहले कभी किसी बॉडी को एग्जामिन नहीं किया। आमतौर पर लोग डेड बॉडी को देखकर डर जाते हैं, लेकिन मुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद ऑटोप्सी करने वाला हूँ। जिस पर मॉम के जूनियर फोरेंसिक स्टाफ में से एक जल्दी से आगे आता है और मुस्कुराकर कहता है, यंग मास्टर लियो, बॉडी का एग्जामिनेशन पहले ही हो चुका है। मैं उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ। फिर अपने ग्लोड हैंड से बिना किसी हिचकिचाहट के स्टैब वंड के अंदर उंगलियां डाल देता हूँ, जिस पर कमरे में मौजूद सभी लोग शॉक्ड होकर मुझे देखने लगते हैं। मैं 2 उंगलियों से वंड के आसपास के फ्लैश को ध्यान से अलग करता हूँ। यह देखकर मॉम चिंता भरी आवाज में कहती हैं, लियो, खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे शरीर का रिएक्शन खराब हो सकता है। जिस पर मैं वंड छोड़ देता हूँ और बोलता हूँ, विक्टिम की मौत सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच हुई है। चेस्ट में लगा वंड फेटल वंड है, उसी की वजह से उसकी मौत हुई। वेपन लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा ब्लेड था। एक डैगर, लेकिन ज्यादा शार्प नहीं था। संभावना है कि उसे काफी बार यूज किया गया था, इसलिए वंड के किनारों पर फ्लैश थोड़ा फटा हुआ दिखाई दे रहा है। फेटल अटैक के बाद किलर रुकता नहीं है। वह बॉडी पर लगातार स्लैश करता है, यहाँ तक कि पैरों तक, और जैसे जैसे नीचे जाता है कट्स शैलो होते जाते हैं। मेरी बात खत्म होते ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, जिस पर देखता हूँ कि कमरे में मौजूद हर इंसान मुझे शॉक्ड साइलेंस के साथ घूर रहा है। मैं मॉम के पास जाकर पूछता हूँ, क्या हुआ? जिस पर मॉम दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़कर जोर जोर से रगड़ने लगती हैं। फिर अचानक बोल उठती हैं, रुको, तुम सच में मेरे लियो हो? मैं आंखें घुमाता हूँ। और कौन हो सकता हूँ? ये इम्पॉसिबल है। मेरा लियो तो मतलब थोड़ा स्लो होना चाहिए था। तुम सिर्फ कुछ सेकंड्स में विक्टिम के वॉन्ट्स देखकर सब कुछ सही कैसे बता सकते हो? मॉम अभी भी शॉक से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसके बजाय मैं सीनियर ऑफिसर की तरफ मुड़ता हूँ। ऑफिसर जंग, विक्टिम से जुड़े सभी लोगों को यहाँ लेकर आइए। मैं चाहता हूँ कि वो बॉडी को एक आखिरी बार देखें। ऑफिसर जेंग गहरी सांस लेता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। अंडरस्टूड, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। ऑफिसर जेंग के जाने के बाद मैं भी बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, मर्ग के अंदर फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। वाई फैमिली वाकई अलग है। बचपन से इसी माहौल में बड़ा हुआ है, तभी तो अभी बॉडी के साथ जो उसने किया वो सच में अनबिलीवेबल था। सीरियसली इम्प्रेसिव। प्रोफेसर सू और सीनियर फिनच चेन के अलावा मैंने कभी किसी को सिर्फ कुछ सेकंड्स में बॉडी देखकर मर्डर वेपन, फेटल वंड ऑन टाइम ऑफ डेथ बताते नहीं देखा। प्रोफेसर सू, आपका बेटा तो जेन्युइन जीनियस है। डेड बॉडीज के सामने मुस्कुराना आम लोगों के लिए अजीब बात हो सकती है, लेकिन मॉम जैसी इंसान जो मौत के आदी हो चुकी हैं, इस समय सिर्फ गर्व फील कर रही होती हैं, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा सबसे ज्यादा चमके। जिस पर मॉम मुस्कुराते हुए सभी का धन्यवाद करती हैं। कुछ देर बाद ऑफिसर जंग विक्टिम से जुड़े सभी
सभी लोगों को लेकर वापस आ जाता है। फेई के दो फ्रेंड्स और उसका फियांस एक साथ मॉर्ग में दाखिल होते हैं। जैसे ही उनकी नजर फेई की बॉडी पर पड़ती है, तीनों के चेहरे पर एक जैसी एक्सप्रेशन दिखाई देती है। पहले डिसबिलीफ और फिर अगले ही पल तीनों पूरी तरह टूट जाते हैं। फेई का बॉयफ्रेंड तो वहीं फ्लोर पर गिर पड़ता है। वो पूरी तरह बिखर चुका होता है। मैं मॉर्ग के बाहर खड़ा होकर तीनों को ध्यान से देखता रहता हूँ। कुछ देर बाद मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूँ, जिस पर मॉम धीरे से मेरे पास आती हैं और फुसफुसाकर पूछती हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस किलर का 10 साल पुराने केस से कोई कनेक्शन नहीं है? मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा सस्पेक्ट अभी भी वही किलर है जो सीरियल टॉर्चर मर्डर केस में शामिल था, लेकिन विक्टिम से जुड़े सभी लोग भी सस्पेक्ट हैं। यह कहकर मैं तीनों के पास जाता हूँ और फेई के बॉयफ्रेंड की आंखों में सीधे देखता हूँ। तुम दोनों कितने समय से साथ थे? वो जवाब देने से पहले कई सेकंड्स लेता है, फिर सिर उठाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं सिर्फ एक टीनेजर हूँ, वो दोबारा नजरें झुका लेता है, जिस पर मैं कंधे उचकाता हूँ और दोनों फीमेल फ्रेंड्स की तरफ मुड़ जाता हूँ। और तुम लोग उसे कब से जानती थी? उनमें से एक जवाब देती है, हम फेई को 4 या 5 साल से जानते हैं। हम पहले साथ रहते थे। बाद में जब फेई और लियोन की शादी की बात सीरियस हो गई, तब हम अलग रहने लगे। एक बोलती है और दूसरी उसकी बात आगे बढ़ाती है। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि फेई के साथ ऐसा हो सकता है। आखिर ऐसा किसने किया होगा? कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है? आखिरकार फेई का बॉयफ्रेंड लियोन ली भी बोलता है, लेकिन उसकी आवाज लगातार कांप रही होती है। ये मेरी गलती है। मुझे कल रात उसके साथ रुकना चाहिए था। मैं वहां से गया ही क्यों? अगर मैं बस उसके साथ रुक जाता तो ये सब कभी नहीं होता। जिस पर मैं उसके सामने झुककर बैठ जाता हूँ। क्या वो हाल ही में बहुत बिजी थी? वो रात के 3 बजे के बाद ही काम से निकलती थी। वो पूरी तरह एक डिजाइन प्रोजेक्ट में लगी हुई थी। कुछ दिन पहले ही उसे उसमें ब्रेक थ्रू मिला था और तब से वो लगातार उसी पर काम कर रही थी। मैं उसे बार बार कहता था कि जल्दी मत करो, लेकिन वो बहुत डिटरमिन्ड थी। मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह कहते कहते लियोन फिर से इमोशनल हो जाता है। ये मेरी गलती है। मैं थोड़ा और रुक क्यों नहीं गया? जिस पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। ऑफिसर जिंग, इन्हें घर जाने दीजिए और आराम करने दीजिए। मैं नहीं जा रहा। मैं उसके साथ रहूंगा। हमारी शादी बस 2 या 3 महीने दूर थी। आखिर ये सब क्यों हुआ? लियोन की आवाज दर्द से भर जाती है और वो जोर से रो पड़ता है। कमरे में मौजूद हर ऑफिसर उसे चुपचाप देखता रहता है। यहाँ तक कि मॉम भी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अनगिनत मौतें देखी हैं, एक लंबी सांस छोड़ती हैं। कितनी दुखद बात है। जिस पर मैं ये सब चुपचाप देखता रहता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने ना जाने कितने क्राइम्स को ऑनस्ट्रेट किया था। इतने कि दुनिया की सबसे एलीट एजेंसीज मेरे पीछे पड़ गई थीं। और एक समय का क्राइम लॉर्ड होने के नाते क्रिमिनल माइंड को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आंखें जो देखती हैं वो सच भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है जो कोई तुम्हें दिखाना चाहता है। जिस पर मैं ऑफिसर्स को हल्का सा इशारा करता हूँ। वो लियोन और फेई के दोस्तों को धीरे धीरे कमरे से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद मॉम मेरे पास आती हैं। लियो, क्या तुम्हें कुछ समझ आया है? मैं कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय मॉम के फाइल बैग में हाथ डालकर क्राइम सीन फोटोज निकाल लेता हूँ। फोटोज बिल्कुल क्लियर हैं और हर एंगल से ली गई हैं। मैं उन्हें एक एक करके सामने फैला देता हूँ। करीब 2 मिनट तक उन्हें ध्यान से देखता रहता हूँ। फिर बोलता हूँ, मैं पूरी सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस केस का 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे ये शब्द सुनते ही मॉम और कमरे में मौजूद सभी ऑफिसर्स शॉक से सख्त पड़ जाते हैं। लेकिन तरीका, ब्रूटैलिटी, सब कुछ तो 10 साल पुराने केस जैसा ही है। बिल्कुल। और विक्टिम की बैक पर वर्ड्स भी कार्व किए गए हैं, आई एम बैक। ओरिजिनल किलर भी बिल्कुल ऐसे ही मार्क्स छोड़ता था, ब्रूटल और डिलिबरेट। बस फर्क इतना है कि इस बार वर्ड्स हैं, पहले नंबर्स थे। जिस पर एक ऑफिसर समझाते हुए कहता है, 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस में हर विक्टिम फीमेल थी और हर विक्टिम की बॉडी पर एक मार्क छोड़ा गया था। तब नंबर्स कार्व किए जाते थे, 9-1, 9-2, और 9-9 के बाद किलिंग्स अचानक बंद हो गई थीं। मैं उनकी बातें सुनता हूँ और मेरे चेहरे पर हल्की ठंडी मुस्कान आ जाती है। क्या आप लोग वाकई मानते हैं कि ब्रूटैलिटी का लेवल सेम है? जिस पर सभी मेरी तरफ देखने लगते हैं। फेई की बॉडी पर कम से कम 5 वाइटल पॉइंट्स हैं जहां ब्लेड पूरी तरह अंदर तक घुसाया गया था। लेकिन 10 साल पहले की विक्टिम्स में एक भी ऐसा वुंड नहीं था। हर स्लैश कैजुअल था, लगभग केयरलेस, और सभी वॉन्ड्स लगभग एक जैसी शैलो डेप्थ तक ही जाते थे, स्किन को मुश्किल से काटते हुए। इसका मतलब है कि ओरिजिनल किलर को ब्लेड पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल था और उसका प्रोफेशन लगभग निश्चित रूप से किसी ब्लेड वाले काम से जुड़ा हुआ था। एक ऑफिसर तुरंत बोल पड़ता है, अगर वॉन्ड्स की डेप्थ अलग भी है तब भी इससे उसे सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। 10 साल पहले वाला किलर जीनियस था, या शायद वो तुम सबके साथ खेल रहा था, लेकिन किलर सिर्फ उसकी एक सस्ती कॉपी है। यह कहते हुए मैं मॉम के फाइल बैग से एक पुरानी और घिसी हुई फोटो निकालता हूँ। उसमें ओरिजिनल विक्टिम्स में से एक की बैक दिखाई दे रही होती है। मैं फोटो में बंधी हुई रिस्ट्स पर उंगली रखता हूँ। मैं इस बहस को यहीं खत्म करता हूँ। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ जाता हूँ। लियो, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ। मुझे काफी अच्छा अंदाजा है कि किलर कहाँ मिल सकता है। इसके बाद हम सीधे एफएई के वर्क प्लेस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में किसी को भी ये नहीं पता होता कि उनकी मैनेजर मर चुकी है। मैं डिजाइन फर्म का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूँ। दिन की शुरुआत ही हुई होती है। अपने डेस्क्स पर बैठे ज्यादातर लोग आधी नींद में दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही वो मुझे, मॉम और दोनों ऑफिसर्स को देखते हैं,
सबकी आंखों में कंफ्यूजन भर जाता है, जिस पर एक एम्प्लॉय उठकर हमारे पास आता है। ऑफिसर्स, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं जवाब देता हूँ, हम यहाँ आपकी मैनेजर फेई क्वांग के बारे में आए हैं। वो एम्प्लॉय पलकें झपकाता है। ओह, आप मैनेजर फेई को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें बुलाता हूँ। वो हर दिन सबसे पहले ऑफिस आती हैं। वो जरूर अपने ऑफिस में होंगी। जिस पर मैं उसे रोक देता हूँ। जरूरत नहीं है, वो मर चुकी है। मेरे ये शब्द पूरे ऑफिस में शॉक वेव की तरह फैल जाते हैं। हर तरफ आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या मैनेजर फेई मर गई? ये कैसे हो सकता है? वो तो कल बिल्कुल ठीक थी। कल रात भी वो यहीं देर तक काम कर रही थी। उनका फियांसे भी पूरे समय उनके साथ था। अगले ही पल पूरा ऑफिस शोर से भर जाता है। सुबह की शांत हवा अचानक कियोस में बदल जाती है, जिस पर मैं कमरे में मौजूद हर चेहरे को ध्यान से देखने लगता हूँ। मेरे पीछे खड़ा एक ऑफिसर समय बर्बाद न हो इसलिए जोर से कहता है, सभी लोग शांत हो जाइए, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आए हैं। क्या हाल ही में किसी ने फेई के बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था? और क्या यहाँ उसका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट था? लेकिन ऑफिसर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मैं बीच में बोल पड़ता हूँ, उसे छोड़िए। जो लोग हाल ही में ऑफिस नहीं आए थे वो आगे आए। मेरी बात सुनकर ऑफिसर्स और मॉम दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में पूछ रहा हूं जो यहाँ मौजूद नहीं थे। मॉम धीरे से कहती हैं, लियो, मामला इतना सिंपल नहीं हो सकता। किलर ने क्राइम सीन पर कोई ट्रेस नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि उसके पास अच्छी काउंटर फोरेंसिक स्किल्स हैं। तो वो खुद को सस्पेशन में क्यों डालेगा? मैं बिना रुके मुस्कुरा देता हूँ। बस यूं ही पूछ रहा हूँ। जिस पर 3 लोग तुरंत आगे आते हैं, एक आदमी और 2 महिलाएं। तीनों जवान हैं और तीनों के चेहरों पर शॉक और ग्रीफ साफ दिखाई दे रहा होता है। उनमें से एक महिला की आंखें तो पहले से ही लाल हो चुकी होती हैं। मैं उसके पास जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही वो रो पड़ती है। ये नहीं हो सकता। फेई कैसे मर सकती है? वो इतनी अच्छी इंसान थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, जिस पर मैं पास वाली डेस्क से एक टिश्यू उठाता हूँ और उसे दे देता हूँ। तुम फेई के काफी क्लोज थी, है ना? मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। उन्होंने ही मुझे घर जाकर आराम करने के लिए कहा था। मैं आज वापस आई हूँ क्योंकि अब थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं आसानी से समझ सकता हूँ कि उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं है। वो बार बार खांस रही होती है और उसकी आवाज भी भारी लग रही होती है, जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और उससे ज्यादा सवाल किए बिना आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद मैं उस जवान आदमी के पास जाता हूँ। वो गहरी सांस लेता है। मैं बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। और तुम? मैं आखिरी महिला की तरफ मुड़ता हूँ। उसके बारे में कुछ अलग महसूस होता है। मॉम की नजरें भी लगभग लगातार उसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जब फेई की मौत की खबर सुनाई गई थी तब उसके चेहरे पर भी बाकी लोगों जैसा शौक था। लेकिन उस शौक के नीचे सिर्फ एक पल के लिए कुछ और भी था, रिलीफ। वो एहसास अगले ही पल गायब हो गया था, लेकिन मॉम की नजरों से बच नहीं पाया। उनका इंस्टिंक्ट उन्हें पहले ही बता चुका था कि इस महिला का फेई के साथ कोई पुराना हिसाब जरूर है, जिस पर मैं भी उसे ध्यान से देखने लगता हूँ। वो काफी कंपोज दिखाई दे रही होती है। और तुम क्यों छुट्टी पर थी? घर पर कुछ काम था, इसलिए मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी। कितने दिन? 1 हफ्ता। मैं ऐसा रिएक्शन देता हूँ जैसे मुझे कुछ समझ आ गया हो। पूरा 7 दिन। घर पर कोई सीरियस बात थी? नहीं, बस थक गई थी। थोड़ा ब्रेक चाहिए था। जिस पर मैं धीरे से हम कहता हूँ और दूसरी तरफ देखने लगता हूँ। 7 दिन किसी दूसरे इंसान के तरीके को समझने के लिए काफी समय, बल्कि उससे भी ज्यादा, इतना कि कोई उसकी अच्छी खासी कॉपी तैयार कर सके। मेरी ये बात सुनते ही कमरे में मौजूद कई लोगों की नजरें तुरंत उसी महिला की तरफ घूम जाती हैं, जिस पर एक डिप्टी मैनेजर बोल पड़ता है, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? जब फेई की बॉडी मिली थी तब उसे रस्सियों से बांधा गया था। उसका सिर नीचे था, बॉडी ऊपर की तरफ थी और उसकी बैक पर वर्ड्स लिखे हुए थे। जो भी किंगडम में काफी समय से रह रहा है उसे पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। मैं अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक मिडिल एज्ड एम्प्लॉय चौड़ी आंखों से मुझे देखने लगता है। सीरियल टॉर्चर मर्डर केस, बिल्कुल 10 साल पुराना सीरियल टॉर्चर मर्डर केस। मेरी आवाज ठंडी हो जाती है। मैनेजर फेई की बॉडी जिस हालत में मिली है वो 10 साल पहले की उन 9 विक्टिम्स जैसी ही है, जिस पर वो महिला जिसके चेहरे पर पहले रिलीफ दिखा था अचानक कांप उठती है। अब उसकी आंखों में पहले वाला एहसास बिल्कुल नहीं बचा होता। वो तेजी से मेरी तरफ देखती है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं हल्का सा ठंडा हंसता हूँ। लेकिन तुम्हें फेई से नफरत थी, है ना? उसने मुझे एक बार थप्पड़ मारा था, लेकिन मैं उसे मारने जैसी बात कभी नहीं सोच सकती। वो तुरंत जवाब देती है, जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें उससे ग्रज था। मैंने ये नहीं कहा उसे मारा है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनते ही कमरे में मौजूद लगभग सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं, जिस पर मॉम मेरे पास आकर धीरे से कहती हैं, तुम्हें इस पर शक है? मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब हमने बताया कि फेई मर चुकी है तब उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन था। एक पल के लिए मुझे भी लगा था कि यही किलर है, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। इसके बाद मैं उस बीमार लड़की की तरफ मुड़ता हूँ। ओह हाँ, मैं पूछना भूल गया,
तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? वो पलक झपकाती है और भारी आवाज में जवाब देती है, मेरा नाम वेरा वांग है। ठीक है वेरा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल मॉर्ग चलो। जिस पर वो असहज हो जाती है। मैं क्यों? मेरा फेई से कोई झगड़ा नहीं था। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने खुद कहा था कि तुम उसके काफी क्लोज थी, तो तुम्हें उसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहिए। कुछ पल बाद वो सिर हिला देती है। ठीक है मैं चलूंगी। जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ और अचानक उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। चाहे तुम बाकी लोगों को कितनी भी बेचारी क्यों न लगो, लेकिन एक बात साफ है, तुम ही किलर हो। मेरे ये शब्द सुनते ही पूरा ऑफिस एकदम शांत हो जाता है। हर इंसान की नजर मुझ पर और वेरा पर टिक जाती है। फिर अचानक किसी को होश आता है। ऑफिसर, आपसे गलती हो रही है। वेरा मैनेजर फाई को नहीं मार सकती। आपने खुद कहा था कि ये केस सीरियल टॉर्चर मर्डर केस जैसा है, तो किलर वही होना चाहिए जो 10 साल पहले था। और वैसे भी वेरा के पास कोई मोटिव नहीं है। बिल्कुल, वेरा को तो कीड़ों से भी डर लगता है। और जब वो गैम्बलिंग डेट में फंस गई थी, तब मैनेजर फेई ने उसकी मदद की थी। उसका पूरा कर्ज फेई ने चुकाया था। उसके कॉलेग्स लगातार उसका बचाव करने लगते हैं, लेकिन मैं तुरंत उस इंसान की तरफ मुड़ता हूं जिसने गैम्बलिंग की बात कही थी। ये गैम्बलिंग करती थी? हाँ, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग में फंस गई थी। इस पर काफी बड़ा कर्ज हो गया था। आखिरी बार जब उसका क्रेडिटर ऑफिस तक पहुंच गया था, तब मैनेजर फेई ने बीच में आकर मामला संभाला था। यह सुनकर मेरे अंदर एक ठंडी हंसी उठती है। मेरी नजरें बाज की तरह वेरा पर टिक जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये उस इंसान को धोखा देने वाली कहानी नहीं होगी जिसने तुम्हारी मदद की थी। इसके बाद मैं आदेश देता हूँ, इसे हॉस्पिटल ले जाओ और एक दूसरी टीम को इसके घर की तलाशी लेने भेजो। मेरी बात सुनते ही वेरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं तो सिर्फ श्रद्धांजलि देने जा रही थी। आपको किस हक से मुझे किलर कहने का अधिकार मिला? 10 साल पहले भी आप लोग किलर को नहीं पकड़ पाए थे, अब वो फिर से वापस आया है, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। इंटरेस्टिंग, तुम्हें 10 साल पुराने केस के बारे में काफी कुछ पता है। मैं आंखें सिकोड़ लेता हूँ, जिस पर मॉम भी मेरे बगल में सतर्क हो जाती हैं। वेरा तुरंत जवाब देती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप लोगों ने तब किलर को पकड़ लिया होता तो आज फेई जिंदा होती। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ। फिर भी मानने को तैयार नहीं हो? तुम्हारे हाथों पर जो कॉलर्स हैं वो बिल्कुल नए हैं। हाल ही में तुमने काफी हैवी फिजिकल वर्क किया है। तुम एक असिस्टेंट हो। क्या इस कंपनी में असिस्टेंट्स को इतना भारी सामान उठाना पड़ता है? वो जवाब देने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन मैं उसे मौका ही नहीं देता। पहला पॉइंट, तुम्हारे हाथों के कॉल्स। दूसरा पॉइंट, जब हमने कहा कि फेई की मौत बिल्कुल 10 साल पुरानी विक्टिम्स जैसी हुई है, तब तुम अचानक रिलैक्स हो गई थी। और जब हमारा ध्यान तुम्हारी कॉलेग की तरफ गया, तब तुम्हारी आंखों में सेटिस्फैक्शन साफ दिखाई दे रहा था। मैं क्रिमिनल माइंड को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी ने मुझे यह सिखाया था, किलर लगभग हमेशा वही पर्सन होता है जिस पर सबसे कम शक किया जाता है, और सिर्फ गिल्टी पर्सन ही खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए इतनी मेहनत करता है। जिस पर वीरा अंदर आते ही फूट फूट कर रोने लगती है। उसे देखकर मॉम तक इमोशनल हो जाती है, लेकिन मैं आंसुओं पर भरोसा नहीं करता। इमोशन लोगों के जजमेंट को क्लाउड करने का सबसे भरोसेमंद तरीका होता है। जिस पर वेरा के होंठ कांपने लगते हैं। वह कहती है, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा है, लेकिन तुम गलत हो। मैं अपने होंठों के कोने को हल्का सा खींचता हूँ और अपने एक को लेग की तरफ मुड़ता हूँ। लियोन ली को कॉल करो, उससे पूछो कि क्या वेरा हाल ही में फे से पैसे उधार लेने की कोशिश कर रही थी। जिस पर कॉल कनेक्ट हो जाता है। लियोन की आवाज काफी थकी हुई लगती है। हाँ, उसने करीब 2 हफ्ते पहले पूछा था। इसके बाद भी वह कई बार वापस आई थी, लेकिन फे हर बार मना कर देती थी। फे ने तो उसे यह तक कह दिया था कि अगर वह गैम्बलिंग नहीं छोड़ती तो उसे नौकरी से निकालना पड़ेगा। मैं शांत तरीके से उसका धन्यवाद करता हूँ। जिस पर लियोन की आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। क्या तुम्हें वेरा पर शक है? मुझे तो लगा था किलर वही है जो 10 साल पहले था। मैं जवाब देता हूँ, हमने कभी इसकी पुष्टि नहीं की थी। हमने सिर्फ इतना कहा था कि दोनों केसेस एक जैसे हैं। इसके बाद मैं अपनी नजर वेरा पर टिकाता हूँ और धीरे धीरे एक एक शब्द बोलता हूँ। क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि तुम्हें बार बार पैसे देने से मना किया गया था, और तुम्हें पता था कि फे तुम्हें नौकरी से निकालने वाली थी, और उसी नफरत ने तुम्हें उसे मारने के लिए मजबूर किया? जिस पर वेरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके होंठ कांपने लगते हैं। कुछ सेकंड बीत जाते हैं, फिर वह मजबूरी में बोलती है, हाँ, मैं फे से नफरत करती थी, लेकिन बाद में मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। वह सही थी। और तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? सिर्फ अंदाजे के आधार पर तुम मुझे दोषी साबित नहीं कर सकते। यह कहते हुए वह हल्का सा हंस भी देती है, जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, फिक्र मत करो, सबूत आ रहा है। कुछ घंटों में सब कुछ मिटा पाना आसान नहीं होता। फे की मौत सुबह 3:30 बजे के बाद हुई थी, और अभी सिर्फ 8 बजे हैं। उसे अपने निशान मिटाने के लिए समय चाहिए था। मैं उसे देखते हुए आगे कहता हूँ, और अभी तुम्हारी हालत देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि तुम किसी को मार सकती हो। नहीं कोई यह मानेगा कि तुम 10 साल पुराने मर्डर मेथड को दोहरा सकती हो। इसके बाद मैं सीधे उसकी आंख में देखता हूँ। हॉस्पिटल को भूल जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। वहां मौजूद टीम को अब तक कुछ न कुछ जरूर मिल गया होगा। जिस पर वेरा का जबड़ा कस जाता है। बस वही एक अनजाना रिएक्शन मुझे सब कुछ बता देता है। मैं तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर दे देता हूँ। वेरा का अपार्टमेंट ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर होता है। पूरे रास्ते वह अजीब तरह से चुप रहती है। जिस पर जब हम उसकी बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं, तो वहां पहले से 2 पुलिस व्हीकल्स खड़ी होती हैं। एक मिडिल एज्ड ऑफिसर हमें देखते ही जल्दी से हमारी तरफ आता है। प्रोफेसर सू, यंग मास्टर लियो, आपको इतनी
इतनी परेशानी उठानी पड़ी, इसके लिए माफ कीजिए। जिस पर मॉम सिर हिलाकर कहती है, केसेस में मदद करना मेरा काम है, मुझे लगता है ब्यूरो को सब जानकारी दे दी गई होगी। ऑफिसर जवाब देता है, सिटी ब्यूरो ने इस केस को लेकर स्पेशल ऑर्डर्स जारी किए हैं क्योंकि यह 10 साल पुराने केस से काफी मिलता जुलता है। उन्हें चाहिए केस 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व चाहिए। वह थोड़ी देर रुकता है, जिस पर मॉम पूछती है, और क्या? ऑफिसर कहता है, मेयर जंग ने आज सुबह मीटिंग की थी, उन्होंने साफ कहा है कि अगर ऐसा एक और मर्डर हुआ तो सिटी ब्यूरो का हर डिपार्टमेंट जिम्मेदार माना जाएगा। यह सुनकर मॉम ठंडी मुस्कान देती है, हमें 1 हफ्ता नहीं लगेगा, यह केस आज ही सॉल्व होगा। जिस पर वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। मॉम आगे कहती है, और सही कहूं तो 1 घंटे के अंदर। इसके बाद मैं वेरा की तरफ मुड़ता हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं मिस वांग? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। तभी ऊपर से एक ऑफिसर नीचे आता है। रिपोर्ट, सस्पेक्ट के अपार्टमेंट में कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिली, कोई वेपन नहीं, यहाँ तक कि किचन नाइफ भी नहीं। जिस पर वेरा के चेहरे पर आखिरकार हल्की मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, ऑफिसर्स, अब तो आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं ना, है ना? मैं आराम से जवाब देता हूँ, जल्दी मत करो, चलो ऊपर चलते हैं। फिर मैं कैजुअली पूछता हूँ, वैसे क्या यहाँ पानी मिलेगा? इतनी बातें करके मुझे प्यास लग गई है। जिस पर मॉम अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश करती है। ये फैमिली कभी किसी सस्पेक्ट के सामने पीछे नहीं हटती। वेरा धीरे से कहती है, हाँ। इसके बाद वह हमें ऊपर ले जाती है। अपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स पहले से सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन जगह अब भी पूरी तरह साफ सुथरी दिखती है। जिस पर मेरी नजर वाटर डिस्पेंसर पर पड़ती है। मैं पहले मॉम के लिए 1 गिलास पानी भरता हूँ, फिर अपने लिए। इसके बाद मैं धीरे धीरे अपार्टमेंट में चलने लगता हूँ। जब मैं बाथरूम तक पहुंचता हूँ तो अचानक रुक जाता हूँ। मैं नीचे फ्लोर की तरफ देखने लगता हूँ। जिस पर मॉम मेरे पास आकर पूछती है, लियो तुम क्या देख रहे हो? मैं नीचे इशारा करते हुए कहता हूँ, मॉम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि फ्लोर पर काफी ज्यादा पानी है? फिर मैं वेरा की तरफ देखता हूँ। मिस वांग, क्या तुम आमतौर पर सुबह सुबह शॉवर लेती हो? जिस पर वेरा की नजरें इधर उधर होने लगती हैं। हाँ, लेकिन बाथरूम में पानी होना क्या इतना सस्पिशियस है? मैं जवाब देता हूँ, बाथरूम में पानी होना बिल्कुल सस्पिशियस नहीं है। फिर मैं उसे घूरते हुए कहता हूँ, संदेह की बात यह है कि तुम इतनी बीमार हो फिर भी आज सुबह शॉवर लिया। इसके बाद मैं सीधे बेडरूम के इकलौते दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ और उसे खोल देता हूँ। कमरा छोटा होता है, एक बेडरूम और एक लिविंग एरिया। वह कोई शानदार जिंदगी नहीं जीती, शायद उसका ज्यादातर पैसा गैम्बलिंग में चला गया था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, मेरी नजर एक चीज पर जाकर टिक जाती है और मैं पूरी तरह रुक जाता हूँ। वीरा के कमरे में एक लाइफ साइज्ड टैग डॉल खड़ी होती है, पुरानी, घिसी हुई और ऐसी जैसे उसे बार बार इस्तेमाल किया गया हो। जिस पर मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ, मुझे एक रोक दो। वेरा के पैर लड़खड़ा जाते हैं। मॉम शायद सब समझ जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। ऑफिसर्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, फिर भी उनमें से एक मुझे रोप दे देता है। मैं रोप लेता हूँ, रैगडॉल को उठाता हूँ और उसके शरीर पर पहले से मौजूद हल्के लेकिन साफ निशानों के ऊपर रोप लपेटना शुरू कर देता हूँ। जिस पर वेरा का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाता है और जैसे ही मैं रैगडॉल के दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे बांधता हूँ, वहां मौजूद कोई व्यक्ति हैरानी से बोल उठता है, ये कैसे हो सकता है? जिसके जवाब में मैं शांत आवाज में कहता हूँ, क्यों नहीं हो सकता? मेरे हाथ रुकते नहीं है और धीरे धीरे रैगडॉल उसी पोजीशन में आने लगती है जिस पोजीशन में फे की बॉडी मिली थी। मैं अभी पूरा भी नहीं करता कि वेरा अचानक हिस्टेरिकल चीख मार देती है, रुको, रुक जाओ, इसे बांधना बंद करो। इसके बाद वह जमीन पर गिर जाती है और सिर झुकाकर रोने लगती है। मैं उसके सामने झुककर बैठता हूँ और शांत नजरों से उसे देखता हूँ। कुछ और कहना है? जिस पर वह अपना चेहरा उठाती है। उसके चेहरे का सारा रंग गायब हो चुका होता है। वह कांपती आवाज में कहती है, तुम सिर्फ एक नजर में कैसे समझ गए कि रैगडॉल पर निशान थे और तुम्हें कैसे पता चला कि उसे उसी तरह बांधना है? यह सुनकर मॉम के चेहरे पर सब समझ जाने वाली मुस्कान फैल जाती है। केस क्रैक हो चुका था। मैं वहीं झुककर बैठा रहता हूँ और बिना किसी जल्दबाजी के कहता हूँ, बहुत आसान है। फे ने उस कंपनी में सिर्फ तुम्हारी ही मदद नहीं की थी। जब मैंने उसकी मौत की खबर सुनाई तो बाकी सभी लोग पहले शॉक हुए थे, लेकिन तुम सीधे रोने लगी थी। जिस पर वह कमजोर आवाज में पूछती है, क्या यह नॉर्मल नहीं है? मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, नहीं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जरा भी सरप्राइज नहीं था। फिर मैंने तुम्हारे हाथों पर पड़े कॉलर्स देखे और मेरा शक और पक्का हो गया, और जिस पल किसी ने तुम्हारी गैम्बलिंग का जिक्र किया उसी पल मेरा सारा डाउट खत्म हो गया। किलर तुम ही थी। मैं शांत आवाज में आगे कहता हूँ, सच में अफसोस की बात है, यह सचमुच उस इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली कहानी है जिसने तुम्हारी मदद की थी। यहाँ तक कि अपनी पिछली जिंदगी में क्रिमिनल होने के बावजूद मैं भी इतना नीचे नहीं गिरा था। जिस पर वीरा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। अनग्रेटफुल, उसने मेरी एक बार मदद की थी और मैंने उसका बदला चुका दिया था, तो फिर वह आखिरी बार मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती थी? क्या वह सच में यह देखना चाहती थी कि डेट कलेक्टर्स मुझे पीट पीट कर मार डालें? अगर मुझे वैसे भी मरना था तो फिर हम दोनों साथ मरते। उसका चेहरा और भी भयानक हो जाता है। तुम जानते हो मैंने उसे क्या दिया था? जब मैं उससे मदद की भीख मांग रही थी तब मैंने अपने सारे डिजाइन आइडियाज उसे दे दिए थे, एक भी नहीं छोड़ा था। और उसने क्या किया? उसने उन्हें ले लिया और फिर मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश करने लगी। क्या ऐसे इंसान को मरना नहीं चाहिए? जिस पर अचानक जैसे किस्मत का खेल हो उसका फोन उसी समय बज उठता है। मैं कहता हूँ, उठाओ, अभी तुम उस हालत में नहीं हो कि कॉल भी न ले सको। वह कॉल रिसीव करती है, जिस पर दूसरी तरफ से एक महिला की खुशमिजाज आवाज सुनाई देती है। हेलो, क्या मैं स्टारलाइट डिजाइन की मिस वेरा वांग से बात कर रही हूँ? हम रेडियंस कप डिजाइन कंपटीशन रिव्यू कमेटी से कॉल कर रहे हैं।
आपकी सबमिशन सभी रिक्वायरमेंट्स पर खरी उतरी है। कृपया 3 दिनों के अंदर कंपटीशन वेन्यू पर पहुंच जाइए ताकि आप फाइनलिस्ट में जगह बनाने के लिए हिस्सा ले सकें। यह सुनते ही वेरा पूरी तरह जड़ हो जाती है, जिस पर मैं और मॉम भी उतने ही हैरान रह जाते हैं। हेलो मिस वांग, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो। लेकिन वेरा का पूरा शरीर कांपने लगता है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाती। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं। फिर वह टूटी हुई आवाज में चीख पड़ती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? मैं धीरे से खड़ा होता हूँ और सपाट आवाज में कहता हूँ, मेरे हिसाब से तुम्हें वही मिल रहा है जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन अगर कभी तुम प्रिजन से बाहर निकल पाओ तो कोशिश करना कि अपनी गलती सुधार सको। जिस पर मॉम ऑफिसर्स को हैंडकफ्स लगाने का इशारा करती है। जब वेरा को उठाकर खड़ा किया जाता है तो वह धीरे से बड़बड़ाती है, मैं सच में बहुत अनग्रेटफुल थी, है ना? फिर वह मेरी तरफ देखकर पूछती है, लियो, क्या तुम्हें शुरू से सब पता था? मैं जवाब देता हूँ, रैगडॉल, तुम्हें उसे हटाने का समय ही नहीं मिला था। सही कह रहा हूँ ना कप्पा? हूं ना? और तुम्हारी बीमारी? मर्डर के बाद तुमने खुद ठंडा पानी डाला और पूरी रात एयर कंडीशनिंग के नीचे बैठी रही ताकि खुद को बीमार दिखा सको। क्या मैं सही हूँ? जिस पर उसका मुंह हल्का सा खुल जाता है। फिर वह चुपचाप सिर हिला देती है। यह सब तब शुरू हुआ था जब उसने पहली बार मुझे मना किया था। डेट कलेक्टर्स से पिटने के बाद मैंने प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसकी आवाज अब पूरी तरह शांत हो चुकी होती है। मैंने 10 साल पुराने केस की हर जानकारी ढूंढ निकाली थी। उसे अच्छी तरह समझने में मुझे आधे महीने से ज्यादा लग गया था। 2 दिन पहले मैं फिर उसके पास गई थी। उसने मुझे बुरी तरह डांटा। तभी मैंने फैसला कर लिया था। कल रात उसे मारने के बाद मुझे डर था कि मुझ पर शक होगा, इसलिए मैं वापस आई, खुद पर ठंडा पानी डाला और पूरी रात एयर कंडीशनिंग के नीचे बैठी रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कहा। और रैगडॉल के बारे में भी तुम सही थे। मैंने आधे महीने तक उसी पर बाइंडिंग की प्रैक्टिस की थी, लेकिन वह इतनी बड़ी थी कि उसे बिना किसी के नोटिस किए फेंकना मुश्किल था और मुझे लगा था कि किसी को मुझ पर शक ही नहीं होगा। इतना कहकर वह चुप हो जाती है, लेकिन मुझे उसकी आगे की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। मैं ऑफिसर से कहता हूँ, इसे ले जाओ। इसके बाद मैं मॉम की तरफ मुड़ता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर लो, अनाउंस कर दो कि कल रात वाला मर्डर सॉल्व हो चुका है। अगर और देर हुई तो लोग सच में इस फैमिली की कैपेबिलिटीज पर शक करने लगेंगे। जिस पर मॉम की आंखों में गर्मजोशी आ जाती है और वह सिर हिलाती है। वेरा को दरवाजे की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन थ्रेशहोल्ड पर पहुंचकर वह रुक जाती है। फिर वह पीछे मुड़कर कहती है, लियो, आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मैं कभी प्रिजन से जिंदा बाहर निकल पाई तो मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी, और अगर कभी मौका मिले तो फे की ग्रेव पर जाकर उससे कहना कि मुझे माफ कर दे। ऐसा लगता है जैसे वह और भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन आखिर में चुप रह जाती है और ऑफिसर्स उसे वहां से ले जाते हैं। जिस पर कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। मॉम चमकती आंखों के साथ मुझे थम्स अप दिखाती है। सन, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इसके बाद मुझे पता चलता है कि जब मैं वेरा को लेकर गया हुआ था तब डैड मार्क्सियर के ऑफिस में माहौल काफी भारी था। केस फाइल्स उनकी डेस्क पर फैली हुई थीं और उनकी नजर कमरे में बैठे परेशान चेहरों पर घूम रही थी। फिर डैड बोलते हैं, चलो सबकी राय सुनते हैं। उनकी आवाज हमेशा की तरह संतुलित होती है। किंगडो सिटी ब्यूरो ने पब्लिक के सामने 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने का वादा किया है। यह कहते हुए उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जिस पर कोई धीरे से कहता है, रेमंड श्याओ सच में एक पल भी इंतजार नहीं कर पाया, है ना? दूसरा जवाब देता है, उसे दोष भी नहीं दे सकते। यह केस उनके जुरिसडिक्शन में हुआ है, उसका यह हक बनता है। लेकिन डैड को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। वह कहते हैं, सबसे जरूरी चीज केस सॉल्व करना है। तुम लोगों की क्या राय है? जिस पर चश्मा पहना हुआ एक आदमी बोलता है, यह केस एक साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है और सिंपल भी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि यह 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस से पूरी तरह मैच करता है, और सिंपल इसलिए क्योंकि बहुत संभव है कि वही किलर फिर से लौट आया हो। वह थोड़ा रुकता है और डैड की तरफ देखता है। जब 10 साल पहले वह केस हुआ था तब डायरेक्टर यी आप किंगडो सिटी ब्यूरो के हेड थे, और अब उसका दोबारा सामने आना सच में। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही डैड हाथ उठाकर उसे रोक देते हैं। हम यहाँ सिर्फ केस पर बात करेंगे, बाकी किसी चीज पर नहीं। तुम सब मेरी ओरिजिनल टीम का हिस्सा रहे हो। उस केस को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज सुबह हुए इस मर्डर ने पहले ही पूरे शहर में हलचल मचा दी है। पूरा सिटी इस केस को देख रहा है। अगर हम तय समय के अंदर इसे सॉल्व नहीं कर पाए तो पूरे सिस्टम को उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। यह कहते हुए उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। लेकिन इतनी सारी बातों के बावजूद वहां मौजूद कोई भी इंसान कोई काम की जानकारी नहीं दे पाता। डैड उन्हें एक दूसरे की तरफ बेबस नजरों से देखते हुए देखते हैं, जिस पर उनका दिल धीरे धीरे डूबने लगता है। शायद सालों की आरामदायक जिंदगी ने उनके अंदर की वह आग धीरे धीरे खत्म कर दी थी, जिस पर डैड के अंदर निराशा बढ़ने लगती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। असिस्टेंट दरवाजा खोलता है और एक ऑफिसर तेजी से अंदर आता है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही होती है। डायरेक्टर, बहुत बड़ी खबर है। जिस पर कोई तुरंत बोल पड़ता है, इतनी जल्दी में अंदर आने की क्या जरूरत थी? दिखाई नहीं दे रहा कि मीटिंग चल रही है? ऑफिसर थोड़ा घबरा जाता है। सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गया था। अभी अभी खबर मिली है कि कल रात वाला मर्डर सॉल्व हो गया है। यह सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। 2 से 3 सेकंड बीत जाते हैं, फिर सभी लोग एक साथ अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? 10 साल पहले वाला किलर मिल गया? आखिरकार उस मॉन्स्टर का अंत हो गया। जिस पर डैड के चेहरे पर भी हैरानी फैल जाती है। लेकिन ऑफिसर का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। यह देखकर डैड पूछते हैं, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ऑफिसर धीरे से कहता है,
सर किलर 10 साल पहले वाला नहीं है जिस पर सब एक साथ बोल पड़ते हैं। क्या मतलब? बाइंडिंग मेथड वही था, बॉडी की कंडीशन भी वही थी, पीठ पर ब्लड मार्किंग्स भी बिल्कुल वैसे ही थे। सब कुछ उसी पुराने केस की तरफ इशारा कर रहा था। हम उस बाइंडिंग टेक्निक को किसी से ज्यादा जानते हैं। उस जैसी चीज पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह गलत नहीं हो सकता। जिस पर डैड भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तभी बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज में गर्व साफ झलक रहा होता है। जैसा मैंने सोचा था, तुम सब लोग उसी मेथड से धोखा खा गए, बिल्कुल मेरी तरह। जब बाकी सभी लोग गलत दिशा में सोच रहे थे, तब सिर्फ एक इंसान ने सही चीज देखी। मार्कस, ये फैमिली ने सच में कमाल का बेटा पैदा किया है। डैड को उनके पूरे नाम से बुलाने वाली सिर्फ एक ही इंसान होती है, विविन सू। जिस पर डैड हैरानी से पूछते हैं, विविन तुम्हारा मतलब क्या है? लियो इस केस में शामिल था? डैड पूरी तरह हैरान दिखाई देते हैं। मॉम सिर हिलाकर कहती है, हाँ, उस किलर का बाइंडिंग मेथड सिर्फ ऊपर ऊपर से मिलता था। हम लोगों ने बॉडी को घंटों तक स्टडी किया था, लेकिन लियो ने सिर्फ 3 सेकंड में डिफरेंस पकड़ लिया। और किलर को उसने सिर्फ 1 घंटे के अंदर अरेस्ट करवा दिया। यह सुनते ही पूरा कमरा शॉक में चला जाता है। उन्होंने घंटों तक हर डिटेल चेक की थी, लेकिन किसी ने 3 सेकंड में सच्चाई देख ली थी। उन्होंने इक्विपमेंट और एक्सपीरियंस दोनों लगा दिए थे, फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन किसी और ने सिर्फ 1 घंटे में रियल किलर पकड़वा दिया था, और वह इंसान मैं था। जब सबका शॉक थोड़ा कम होता है तो डैड जोर से हंस पड़ते हैं। बाकी लोग थोड़े शर्मिंदा जरूर महसूस करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी भी साफ दिखाई देती है। ये फैमिली है। लियो अभी सिर्फ 17 साल का है ना? जिस पर मॉम मुस्कुराकर सिर हिला देती है। एक आदमी गहरी सांस लेकर अंगूठा दिखाता है। इनक्रेडिबल, मैं सबसे पहले मानता हूँ। लेकिन अगर किलर 10 साल पहले वाला नहीं है, तो फिर वह कौन है? मॉम जवाब देती है, वेरा वांग, फेकी असिस्टेंट। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल आम दिखाई देती थी। यह सुनकर कमरे में एक बार फिर हलचल मच जाती है। पूरी सुबह में किसी ने भी फेकी कॉलिग्स पर शक नहीं किया था। कभी कभी केस के सबसे करीब मौजूद लोग ही सबसे आखिरी में सच्चाई देख पाते हैं। जिस पर डैड तुरंत फैसला लेते हैं, रेमंड श्याओ को तुरंत इन्फॉर्म करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और केस की डिटेल्स पब्लिक को बताओ। फिर वह मॉम की तरफ देखते हैं, विवियन, लियो को भी वहां पर्सनल तौर पर मौजूद रहने दो। ये कहते समय उनकी आवाज गर्व से भरी होती है, लेकिन मॉम हंस पड़ती है। वह सिर हिलाकर कहती है, मार्कस, इस बारे में मेरे बेटे का अपना प्लान है। 1 हफ्ते की डेडलाइन में अभी काफी समय बाकी है, और 10 साल पहले इस फैमिली ने जो रेपुटेशन खोई थी, वह उसे वापस लेना चाहता है। ये सुनते ही डैड गहरी सांस लेते हैं। उनकी आवाज में अविश्वास साफ सुनाई देता है। तुम कहना चाहती हो कि लियो 10 साल पहले वाले किलर को ढूंढना चाहता है? इसके बाद मैं घर वापस आता हूँ और सीधे स्टडी रूम में चला जाता हूँ। आंटी वांग मुझे नीचे खाना खाने के लिए बुलाती है। मैं छोटा सा जवाब देता हूँ और कहता हूँ कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। फिर मैं 10 साल पुराने केस की फाइल्स निकालता हूँ। फाइल्स काफी मोटी होती हैं, लेकिन मैं एक एक पेज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। 16 सितंबर 2007 सुबह 6 बजे कावांग डिस्ट्रिक्ट के फंग्योंग पार्क में एक महिला की बॉडी मिलती है। लीना ली, उम्र 23 साल, सिर नीचे और शरीर ऊपर की तरफ उठा हुआ। मौत की वजह स्कल पर गंभीर चोट। 18 सितंबर 2007 आरोंग डिस्ट्रिक्ट की चिंगवांग रोड के ग्रीन बेल्ट एरिया में सोफिया हुआंग, मौत दम घुटने से हुई थी। 29 सितंबर 2007 कांगवांग ब्रिज के नीचे यारा जंग, उस पर अटैक किया गया था और फिर उसे नदी में फेंक दिया गया था। जिस पर मैं पूरी फाइल एक ही सांस में पढ़ जाता हूँ, फिर फाइल बंद करता हूँ और पेन उठाकर हर लीड लिखना शुरू कर देता हूँ। 10 साल बीत चुके थे। आज की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 10 साल पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। अगर यही केस आज हुआ होता तो शायद बहुत पहले ही सॉल्व हो गया होता। मैं नोट्स और पेपर्स में इतना खो जाता हूँ कि तभी मॉम लंच लेकर कमरे में आ जाती है। मॉम, आप वापस कब आई? मॉम जवाब देती है, आंटी वांग ने कॉल किया था। उसने कहा कि तुम खाने के लिए नीचे नहीं आए और वह तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। यह कहते हुए उनकी नजर मेरे लिखे हुए नोट्स पर पड़ती है, जिस पर उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। यह किलर का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तुम्हें कहां से मिला? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, बहुत आसान है, बस हर विक्टिम की पीठ पर बने ब्लड मार्किंग्स को कंपेयर करो। देखिए, शुरुआत से ही उसने 9 लोगों को मारने का फैसला कर लिया था, इसीलिए उसने पहली विक्टिम की पीठ पर 9-1 लिखा था। लेकिन फोटोजस में कई जगह स्ट्रोक्स कांपते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि पहली बार वह खुद भी डरा हुआ था। अब दूसरी विक्टिम को देखिए, मार्किंग्स पहले से ज्यादा स्टेबल हैं और जैसे जैसे विक्टिम्स बढ़ते जाते हैं उसकी राइटिंग और ज्यादा बिखरती जाती है। मॉम ध्यान से सुनती रहती है, जिस पर मैं आगे कहता हूँ, क्यों? क्योंकि जब वह 9वीं विक्टिम तक पहुंचता है और फिर भी पकड़ा नहीं जाता, तब उसे लगने लगता है कि उसे कोई छू नहीं सकता। उसे लगता है कि लॉ उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। शुरुआत का डर, फिर आदत और आखिर में घमंड। लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम के प्रति खुली अवहेलना। विक्टिम 1 से विक्टिम 9 तक उसकी मेंटालिटी इसी तरह बदलती है। फिर मैं थोड़ा रुककर कहता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह 9 विक्टिम्स के बाद रुक गया था। यही चीज ओरिजिनल कंक्लूजन को गलत साबित करती है। जिस पर मॉम तुरंत पूछती है, कौन सा कंक्लूजन? मैं जवाब देता हूँ, किलर ने विक्टिम्स को रैंडम तरीके से नहीं चुना था। हो सकता है वह मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन वह पर्पस के साथ मर्डर करने वाला किलर था। ये 9 विक्टिम्स सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह सुनते ही मॉम तुरंत विरोध करती है, इम्पॉसिबल। उन 9 लोगों की आपस में कोई पहचान नहीं थी, उनके बीच कनेक्शन कहां से आ गया? फिर वह मेरी तरफ देखकर पूछती है, और तुम्हें पता है ये ओरिजिनल कंक्लूजन किसने निकाला था? मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ, ऑफ कोर्स डैड ने। मॉम मेरी बात सुनती है, फिर हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा इधर उधर दबाने लगती है। कमाल है, क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? अगर ये फैमिली की रेपुटेशन का मामला नहीं होता तो क्या तुम इसे हमेशा छुपाने वाले थे? जिस पर मैं बिना कुछ डिनाई किए बस मुस्कुरा देता हूँ। बाकी चीजें तो मैं जाने दे सकता हूँ, लेकिन मॉम की इज्जत पर बात आए, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। यह सुनकर मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वह अपने हाथ को मेरे कंधों पर मजबूती से रखकर मुझे पास खींच लेती है। इस वक्त मॉम की खुशी साफ दिखाई दे रही है। मेरा बेटा अब आखिरकार मेरी प्रोटेक्शन कर सकता है। इसके बाद कार के अंदर सन्नाटा छा जाता है। फिर ज्यादा देर नहीं गुजरती और हम पुराने गोल्डन मॉल पहुंच जाते हैं, जिसे अब दावान प्लाजा के नाम से जाना जाता है। शॉपिंग, लिसर और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही जगह मौजूद है। जिस पर कार से उतरते हुए मॉम बताती है कि इस जगह की ओनरशिप बदल चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जनरल मैनेजर अभी भी वही आदमी है जो गोल्डन मॉल के समय भी यहाँ काम करता था, मैनेजर ली। उसे शायद कुछ पता हो। इसके बाद हम सीधे उसके ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा खुलता है, जिस पर मैनेजर ली मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करता है। प्रोफेसर सू, यंग मास्टर लियो, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारे बैठने के बाद वह हमें काफी क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगता है। आप दोनों का खुद मेरे पास आना, मैं सच में खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आप खुलकर बात कीजिए, जो भी मुझे पता होगा मैं सब बता दूंगा। जिस पर मॉम बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आती है। हम एक बात पूछना चाहते हैं, 10 साल पहले 16 सितंबर से पहले क्या गोल्डन मॉल में कोई बड़ी घटना हुई थी? यह सुनकर मैनेजर ली पलकें झपकाता है, फिर हल्की सी सूखी हंसी हंस देता है। गोल्डन मॉल? वह तो बहुत पुरानी बात है। इतना समय गुजर चुका है कि मुझे सच में कुछ याद नहीं। उसकी बात सुनकर मैं उसकी आंखों को गौर से देखता हूँ और मेरे अंदर एक ठंडी मुस्कान उभरने लगती है। तो मैनेजर ली कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं और उस साल गोल्डन मॉल में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, जिस पर मेरी मुस्कान और ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो फिर ठीक है। कानून के अधिकारियों के तौर पर हम आपसे औपचारिक सहयोग की मांग करते हैं। उस साल गोल्डन मॉल में हुई हर महत्वपूर्ण घटना की पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए। कल सुबह 9 बजे तक वह डायरेक्टर की डेस्क पर होनी चाहिए। हर छोटी से छोटी डिटेल शामिल होनी चाहिए, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यह सुनकर मैनेजर ली हमें घूरने लगता है। यंग मास्टर लियो, आपका मतलब क्या है? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, हर डिटेल पूरी तरह डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। मैनेजर ली, आपकी आंखें बता रही हैं कि आपको कुछ याद आ चुका है, आप बस ये नहीं जानते कि उसे कैसे बताया जाए। फिर मैं अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ। चूंकि बात ऐसी है तो हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। कल सुबह 9 बजे मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर यही आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा होगा। यह कहकर मैं मॉम की तरफ देखता हूँ और हम दोनों बाहर निकलने के लिए मुड़ जाते हैं। हम लगभग दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं, तभी मैनेजर ली घबरा जाता है। प्रोफेसर सू, यंग मास्टर लियो, कृपया इतनी जल्दी मत जाइए। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वह हमें नाराज करने से डर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह यही फैमिली के खिलाफ जाने से डरता है, क्योंकि अगर यही फैमिली ने परेशानी खड़ी करने का फैसला कर लिया तो इस मॉल की ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक हर दिन जांच हो सकती है। मॉम पूरी तरह नहीं समझ पाती कि मैंने अचानक अपना रवैया क्यों बदल लिया। ऊपर से देखें तो मैनेजर ली की बात बिल्कुल सही लगती है। आखिर कोई इतनी पुरानी बात आसानी से कैसे याद रख सकता है? लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ, मॉम बिना सवाल किए मेरा साथ देती है, जिस पर मैं रुक जाता हूँ और वापस उसकी तरफ मुड़ता हूँ। मैनेजर ली, मैं अपनी बात साफ कर चुका हूँ। हम यहाँ 10 साल पुराने सीरियल मर्डर केस के बारे में आए हैं। अगर आप कोई जानकारी छुपा रहे हैं और बाद में हमें इसका पता चलता है तो आपको कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह कहकर मैं दोबारा बाहर जाने के लिए मुड़ता हूँ, जिस पर मैनेजर ली का जबड़ा कस जाता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 10 साल पहले 16 सितंबर से पहले गोल्डन मॉल में सच में एक बड़ी घटना हुई थी और उसका संबंध मुझसे है। यह सुनकर मैं तुरंत पलट जाता हूँ। क्या हुआ था और उसका आपसे क्या संबंध है? जिस पर मैनेजर ली जवाब देता है, 10 सितंबर को गोल्डन मॉल में एक एस्केलेटर एक्सीडेंट हुआ था। पीड़ित मेरा बेटा था। इतना कहते ही वह रुक जाता है। उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द उभर आता है जिसे छुपाना नामुमकिन है। यह सुनकर मैं और मॉम दोनों चुप रह जाते हैं। 10 सितंबर, पहले मर्डर से ठीक 6 दिन पहले, मतलब गोल्डन मॉल में सच में एक ट्रेजेडी हुई थी, एक एस्केलेटर एक्सीडेंट जिसने एक बच्चे की जान ले ली। जिस पर मैं फिर पूछता हूँ, क्या हुआ था? मैनेजर ली पुरानी यादों में डूब जाता है और उसकी आवाज खाली सी लगने लगती है। वह वीकेंड था, मेरी पत्नी व्यस्त थी, इसलिए मैं अपने बेटे को अपने साथ मॉल लेकर आया था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी नजर हटते ही वह एस्केलेटर पर खेलने के लिए भाग जाएगा, और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि ठीक उसी समय एस्केलेटर खराब हो जाएगा। फिर वह उसमें खिंच गया और बुरी तरह कुचल दिया गया। यह कहते हुए उसकी आवाज कांपने लगती है। क्या आपको पता है क्या हुआ था, यंग मास्टर लियो? उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी। उसका ब्रेन एस्केलेटर शाफ्ट के अंदर हर तरफ बिखर गया था। इसके बाद वह बिल्कुल घायल जानवर जैसा दिखाई देने लगता है, जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची हो। उसकी आंखों में गुस्सा साफ जल रहा है।
जिस पर मॉम धीरे से कहती है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैनेजर ली बस फर्श की तरफ देखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहता हूँ, फिर धीरे से सांस छोड़ता हूँ। मुझे माफ कीजिए मैनेजर ली, हमें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जिस पर वह अपनी लाल आंखें उठाता है और खाली सी हंसी हंस देता है। क्या यंग मास्टर लियो और डॉक्टर सू कुछ और जानना चाहते हैं? उसकी मुस्कान में कड़वाहट साफ नजर आती है, जैसे वह पूछ रहा हो, क्या पुराने घाव दोबारा खोलकर अच्छा लग रहा है? इसके बाद हम वहां ज्यादा देर नहीं रुकते। हम उसके ऑफिस से निकलते हैं और वापस कार में बैठ जाते हैं। मॉम मुझे गहरी सोच में डूबा हुआ देखती है। लियो, तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 6 दिन मैनेजर ली के बेटे लीना ली, सोफिया हुआंग और यारा जंग को कैसे जोड़ते हैं। यह सुनकर मॉम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तुम ये तो नहीं कह रहे कि मैनेजर ली ही किलर है? जरूरी नहीं, 10 साल पुराने इस केस से जुड़ा हर इंसान सस्पेक्ट है। मैनेजर ली भी उनमें से एक है, और उस समय गोल्डन मॉल में काम करने वाला हर व्यक्ति भी। फिर मैं अपनी आवाज धीमी रखता हूँ। मैं बस ये सोच रहा कि क्या 6 दिन किसी इंसान के लिए इतनी बारीकी से मर्डर प्लान तैयार करने के लिए काफी थे? मैं पहले सभी को सस्पेक्ट लिस्ट में रखना पसंद करता हूँ, फिर उन्हें एक एक करके बाहर करता हूँ। आखिर में जो बचता है वही किलर होता है। ओरिजिनल केस फाइल्स में थ्योरीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी ने भी गोल्डन मॉल की तरफ ध्यान नहीं दिया, और यही शायद वह नया एंगल है जिसकी हमें जरूरत है। हो सकता है यही सही एंगल भी हो। मॉम, पता लगाइए कि गोल्डन मॉल का कौन सा सीनियर स्टाफ अभी भी किंगडू में है। खासकर ये पता लगाइए कि एस्केलेटर एक्सीडेंट के दौरान वहां कौन मौजूद था। क्या लीना ली वहां थी? क्या सोफिया हुआंग वहां थी? और अगर उस दिन की कोई फुटेज मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। शायद हमें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा। मुझे लगता है उस समय फुटेज मौजूद थी, बस ये नहीं पता कि वह अभी तक संभाल कर रखी गई है या नहीं। जिस पर मॉम तुरंत कहती है, फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो अभी चलते हैं। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन मॉम थोड़ी परेशान दिखाई देती है। क्या हम सच में पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? वह रेमंड जियाओ का एरिया है। क्या तुम्हें उसे अलर्ट कर देने की चिंता नहीं है? रेमंड जियाओ अकेले यही फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पीछे खड़ा फैमिली अलग बात है। उनका स्टेटस हमारे बराबर है, और दोनों फैमिलीज सालों से एक दूसरे के रास्ते में रुकावट डालती आ रही हैं। मैं उसकी चिंता समझता हूँ, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा देता हूँ। मॉम, ये मत भूलिए कि हम 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। रेमंड जियाओ को यह तक नहीं पता कि हमने एफए के रियल किलर को पकड़ लिया है, तो अभी वहां जाने में क्या दिक्कत है? यह सुनकर मॉम पलकें झपकाती है, फिर खुद पर हंस पड़ती है। इसके बाद हमारी कार जल्दी ही स्टेशन के बाहर पहुंच जाती है। अंदर काफी ऑफिसर्स मॉम को पहचानते हैं। वे खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, जिस पर यह खबर स्वाभाविक रूप से रेमंड जियाओ तक भी पहुंच जाती है। फिर वह आराम से चलता हुआ आता है, चेहरे पर पूरी मुस्कान लिए हुए। अरे वाह, प्रोफेसर सू और लियो, आप दोनों यहाँ कैसे? जिस पर वो बिना समय गंवाए सुबह वाले मर्डर केस की जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तभी मॉम बोलती है, हम 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस की डिटेल्ड फाइल्स देखना चाहते हैं। डायरेक्टर जियाओ, स्टेशन में वे रिकॉर्ड्स अभी भी मौजूद होने चाहिए। बिल्कुल, स्टेशन ने जितने भी केसेस संभाले हैं, चाहे बड़े हों या छोटे, सब फाइल और आर्काइव किए गए हैं। हालांकि 10 साल पुराना केस निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन आप रिकॉर्ड्स रूम में जाकर देख सकते हैं। और जहां तक आप दोनों की बात है, पूरा किंगडू स्टेशन आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। यह कहते हुए वह ऐसे हाथ हिलाता है जैसे यहाँ का पूरा कंट्रोल उसी के पास हो। लेकिन ये कौन सा जमाना है? डिजिटल एज। रिकॉर्ड्स रूम अभी भी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर फाइल्स डिजिटाइज करके कंप्यूटर्स में परमानेंटली स्टोर की जा चुकी हैं। फिजिकल फाइल्स खंगालने में तो बहुत समय लग सकता है। यह सुनकर मॉम का चेहरा सख्त हो जाता है। डायरेक्टर जियाओ, क्या हम डिजिटल रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर सकते? मुझे बहुत अफसोस है, आज पूरा कंप्यूटर सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, फिलहाल अनअवेलेबल है। अगर आप इंतजार करना चाहें तो कर सकते हैं। मॉम कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले मैं मुस्कुराते हुए बोल पड़ता हूँ, कोई जरूरत नहीं, हम खुद रिकॉर्ड्स रूम में सर्च कर लेंगे। जिस पर रेमंड जिया हल्की मुस्कान देता है। यंग मास्टर लियो, प्रोफेसर सू के पास रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की क्लियरेंस है, लेकिन आपके पास नहीं। आप सही कह रहे हैं कि है। मैं लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे पास क्लासिफाइड फाइल्स देखने की क्लियरेंस नहीं है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं हल्के से मुस्कुराता हूँ। डायरेक्टर जियाओ, आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी पुरानी है। पहले मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं था, लेकिन ठीक 1 सेकंड पहले मुझे इस केस का स्पेशल इन्वेस्टिगेटर ऑफिशियली अपॉइंट किया गया है। अगर भरोसा नहीं है तो डायरेक्टर यही को कॉल कर लीजिए। मैं कुछ मिनट पहले की बात नहीं कर रहा, कुछ घंटे पहले की भी नहीं, ठीक 1 सेकंड पहले। यह सुनते ही रेमंड जिया का चेहरा तुरंत बदल जाता है। कोई प्रोफेसर सू और यंग मास्टर लियो को रिकॉर्ड्स रूम तक छोड़ आए। आप दोनों जितना समय चाहें वहां बिता सकते हैं। मॉम इस जगह को अच्छी तरह जानती है। कभी ये डैड की ऑफिस बिल्डिंग हुआ करती थी, इसलिए वह एस्कॉर्ट को मना कर देती है और खुद रिकॉर्ड्स रूम की तरफ बढ़ जाती है। अंदर पहुंचने पर 2 उम्रदराज ऑफिसर्स हमारा स्वागत करते हैं, जिस पर मैं सीधे सवाल करता हूं, 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस की फाइल्स किस शेल्फ पर हैं? दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर माफी भरी मुस्कान देते हैं। हर साल यहाँ बहुत सारी फाइल्स आती हैं। उस खास केस के बारे में हमें सच में याद नहीं है। फिर 10 साल पुरानी फाइल्स कहाँ रखी गई हैं?
शेल्फ C12 पर, लेकिन वहां 1000 से ज्यादा फोल्डर्स रखे हुए हैं। आप शुरुआत कहां से करेंगे? जिस पर मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं सीधे शेल्फ C12 की तरफ बढ़ता हूं और मंथ के हिसाब से सर्च करना शुरू कर देता हूं। सही सेक्शन ढूंढना मुश्किल नहीं है, असली चुनौती तो सैकड़ों फोल्डर्स में से जरूरी डिटेल्स निकालना है। इसके बाद मैं और मॉम स्टेप लैडर पर खड़े होकर फाइल्स देखने लगते हैं। कुछ देर बाद मॉम धीरे से बोलती है, मिल गई। फाइल्स का ढेर देखकर मॉम अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह पाती। उस समय यह केस बहुत लंबे समय तक चला था। अब समझ आता है कि इतनी पेपर वर्क क्यों है। हमें सिर्फ विटनेस इंटरव्यू रिकॉर्ड्स चाहिए, बाकी सब समय की बर्बादी है। मैं उसे याद दिलाता हूँ, लेकिन खुद विटनेस फाइल्स उठाने की बजाय शेल्फ को स्कैन करता रहता हूँ, जिस पर मॉम चुपचाप पेजेस पलटती रहती है और पब्लिक विटनेस स्टेटमेंट्स पर ध्यान देती है, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में मदद की थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। फिर कुछ देर बाद मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आती है। मॉम, उन केस फाइल्स क्या जैक्सन शियाओ नाम का कोई आदमी स्टेटमेंट देता है? यह सुनकर मॉम तुरंत पेजेस पलटने लगती है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? जिस पर मैं अपने हाथ में पकड़ी फाइल उठाता हूँ और पूरे यकीन के साथ मुस्कुराता हूँ। 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस का समाधान होगा या नहीं, यह पूरी तरह जैक्सन शियाओ पर डिपेंड करता है। जैक्सन शियाओ, यह नाम न मॉम ने पहले सुना है और न मैंने, लेकिन जैसे ही उसका नाम फाइल्स में दिखाई देता है, मॉम की यादें उसे 10 साल पीछे ले जाने लगती हैं। उस समय यह केस पूरे शहर को हिला देता है। लीड फोरेंसिक साइंटिस्ट होने की वजह से मॉम इस केस के हर डेवलपमेंट पर उतना ही ध्यान देती थी जितना पुलिस ऑफिसर्स देते थे। उसे धुंधला सा याद आता है कि जब जैक्सन शियाओ ने अपना स्टेटमेंट दिया था तब वह भी वहां मौजूद थी। धीरे धीरे वह याद और साफ होने लगती है, जिस पर मॉम फाइल नीचे रख देती है। जैक्सन शियाओ, अगर मुझे सही याद है तो वह गोल्डन मॉल का हेड ऑफ सिक्योरिटी था। बिल्कुल सही। मैं अपने हाथ वाली फाइल उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। यह देखकर उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। यह एस्केलेटर एक्सीडेंट की फाइल है, जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। उसी दिन की रिकॉर्ड्स जिस दिन मैनेजर ली के बेटे की मौत हुई थी। और पता है मुझे और क्या मिला? क्या? मुझे बताओ। यहाँ कई विटनेस स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से एक स्टेटमेंट यारा जंग की मदर का भी है। मैं उस स्टेटमेंट को चुपचाप पढ़ने लगता हूँ। उस दिन मैनेजर ली का बच्चा एस्केलेटर पर खेल रहा था। मैंने उसे कई बार आवाज लगाई। उसने साफ साफ मेरी बात सुनी, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बुलाया, जिस पर मैं अपनी जगह पर वापस जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, एस्केलेटर में खराबी आ गई और वह बच्चा उसके अंदर खिंच गया, उसका सिर। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर पूछता है, आपने इमरजेंसी स्टॉप क्यों नहीं दबाया? जिस पर वह जवाब देती है, मैं शॉक में थी। मेरे आसपास मौजूद हर इंसान शॉक में था। हम में से कोई भी ठीक से सोच नहीं पा रहा था। ये यारा जंग के उस समय के स्टेटमेंट्स थे और ये हमें ठीक ठीक बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। मैनेजर ली का बच्चा सभी वार्निंग्स को नजरअंदाज करता रहा और एस्केलेटर पर खेलता रहा। आसपास के लोग उसके पिता की पोजीशन की वजह से हिचकिचा रहे थे। वे कुछ कहना भी चाहते थे और चुप भी नहीं रह सकते थे, लेकिन किसी ने भी यह इमेजिन नहीं किया था कि ठीक उसी समय एस्केलेटर खराब हो जाएगा। फिर वह बच्चे को पैरों की तरफ से अंदर खींच लेता है। अगर किसी ने समय रहते इमरजेंसी स्टॉप दबा दिया होता तो ज्यादा से ज्यादा उसका एक हाथ या पैर जाता, उसकी जान नहीं जाती। जिस पर मेरा दिमाग अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जब एक खास थ्योरी धीरे धीरे आकार लेने लगती है तो मैं उसे अपने तक ही रखता हूँ। इसके बजाय मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ, रुको, यहाँ सीन की कोई फुटेज क्यों नहीं है? यह सुनकर मॉम के चेहरे का भाव बदल जाता है। सीरियल टॉर्चर मर्डर केस के ज्यादातर क्राइम सीन्स ऐसी जगहों पर थे जहां सर्विलांस नहीं था। उस समय हालात आज जैसे नहीं थे। विक्टिम्स के जिंदा होने की बस कुछ बिखरी हुई फुटेज ही मौजूद थी। मैं सिर हिलाता हूँ। मेरा मतलब है, एक बड़े शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, फिर उसकी एक भी फुटेज कैसे नहीं है? जिस पर मॉम भी हैरान दिखाई देती है। यह सही नहीं हो सकता। फाइल के अनुसार उस समय इन्वेस्टिगेटर्स ने फुटेज देखी थी, लेकिन उसे कभी आर्काइव नहीं किया गया। यह सुनकर मैं फाइल वापस शेल्फ पर रख देता हूँ और मॉम का हाथ पकड़ लेता हूँ। हमें जैक्सन शियाओ को ढूंढना होगा। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि वही दोनों केसेस को जोड़ने वाली कड़ी है। उसे ढूंढ लो और हमें 10 साल पुराने किलर का पता चल जाएगा। जिस पर मॉम कोई बहस नहीं करती। हम सारी फाइल्स वापस रख देते हैं और तुरंत रिकॉर्ड्स रूम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही हम बाहर आते हैं, अंदर मौजूद दोनों ऑफिसर्स सीधे रेमंड जियाओ के पास चले जाते हैं। वे उसे क्या रिपोर्ट देते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस पॉलिटिक्स पर समय बर्बाद करने का हमारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद हम स्टेशन से निकलते हैं और रेजिडेंशियल रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स संभालने वाले डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। किंगडू जैसा बड़ा शहर हो तो उसके बिना किसी एक इंसान को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। वहां का सुपरवाइजर काफी कोऑपरेटिव निकलता है। किंगडू में कोई भी यही फैमिली को मना करने की हिम्मत नहीं करता। हम वहीं इंतजार करते रहते हैं और कहते हैं कि जैसे ही कोई जानकारी मिले हमें तुरंत बताया जाए, ना स्वयं बताया जाए। यहाँ तक कि आंटी वोंग के डिनर वाले कॉल्स भी हम इग्नोर कर देते हैं।
फिर शाम के ठीक 8 बजे के आसपास एक स्टाफ मेंबर भागता हुआ आता है। प्रोफेसर सू, यंग मास्टर लियो, हमें जैक्सन शियाओ मिल गया। यह सुनते ही मैं और मॉम एक साथ खड़े हो जाते हैं। वह कहाँ रहता है? लेकिन स्टाफ मेंबर का चेहरा अचानक अजीब हो जाता है, जिस पर मैं भौहें सिकोड़ लेता हूँ। क्या बात है? ऐसा नहीं है कि बताना मुश्किल है, लेकिन गोल्डन मॉल का जो हेड ऑफ सिक्योरिटी जैक्सन शियाओ था, उसकी मौत 10 साल पहले ही हो चुकी है। यह सुनकर मैं और मॉम एक दूसरे को शॉक में देखने लगते हैं। 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस में जो इंसान पूरे रहस्य की चाबी हो सकता था, वह तो 10 साल पहले ही मर चुका था। मैंने यह बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। चाहे सीरियल टॉर्चर मर्डर केस हो या मैनेजर ली के बेटे वाला एस्केलेटर एक्सीडेंट, जैक्सन शियाओ हमेशा दोनों घटनाओं के बीच का ब्रिज लगता था। उसने दोनों केसेस में स्टेटमेंट्स दिए थे, जिस पर मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता। मैं स्टाफ से तुरंत उसके पूरे रिकॉर्ड्स निकलवाने को कहता हूँ। रिकॉर्ड्स से कंफर्म करते हैं कि यही वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन उसी साल 4 अक्टूबर को उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था, वह कुछ महीनों बाद पकड़ लिया गया, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और वह प्रिजन में कैंसर की वजह से मर गया। मैं पूरी फाइल पढ़ता हूँ और मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। 20 साल से ज्यादा फोरेंसिक साइंटिस्ट रहने की वजह से मॉम भी वही बात समझ जाती है। उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। यारा जेंग, जो गोल्डन मॉल में सेल्स क्लर्क थी, उसकी मौत 29 सितंबर को हुई थी और जैक्सन शियाओ की मौत 4 अक्टूबर को हुई। दोनों की मौतों के बीच सिर्फ 5 दिन का फर्क था। और जिस ड्राइवर ने जैक्सन शियाओ को टक्कर मारी, उसे पहले से टर्मिनल कैंसर था, जिस पर शक न करना लगभग नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि 10 साल पुराने सीरियल मर्डर्स में सिर्फ 9 विक्टिम्स नहीं थे। मॉम धीरे से बोलती है 10, जिस पर मैं माउस छोड़ देता हूँ। बाहर अंधेरा हो चुका है। फिलहाल केस को यहीं छोड़ते हैं और घर चलकर डिनर करते हैं। मॉम अपनी घड़ी की तरफ देखती है, फिर माथे पर हाथ मार लेती है। सही कहा, 8 बज चुके हैं। मैं तो खाना छोड़ने की आदी हूँ, लेकिन तुम अभी जवान हो। तुम इस तरह खाना स्किप नहीं कर सकते। जैसे ही खाने की बात आती है, उसका पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। फिर वह मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे बाहर की तरफ खींच ले जाती है। हम घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यही हाउस पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा है। डैड मार्कस यही सोफा पर बैठकर टेलीविजन देख रहा है। उसके बगल में 2 बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जेरल्ड येई और ग्लोरिया झोर। ग्रैंडपा के अंदर ऐसी अथॉरिटी है जिसे दिखाने के लिए उन्हें आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं ग्रैंडमा बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी आंखों में वह गहराई है जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ देखा हो। किंगडू के लोग कभी यही फैमिली के बारे में कहा करते थे। टीनेज यंग मास्टर को छोड़कर इस फैमिली का हर मेंबर, चाहे आदमी हो या औरत, लॉ एनफोर्समेंट की दुनिया का टाइगर है। यहाँ तक कि शांत और नरम दिखने वाली ग्रैंडमा शुयू भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की एक मशहूर एक्सपर्ट रह चुकी हैं। अब वह रिटायर्ड हैं, लेकिन उन्हें आज भी भुलाया नहीं गया है। एक समय वह खुद नॉर्थ ईस्ट चाइना तक गई थीं और देश के सबसे वांटेड गैंग लीडर को पकड़कर लाई थीं, जिस पर मैं मुस्कुराते हुए अंदर जाता हूँ। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आप लोग वापस कैसे आ गए? ग्रैंडमा को हमेशा से मुझसे खास लगाव रहा है। जैसे ही वह अपने पोते को देखती हैं, खुशी से तुरंत खड़ी हो जाती हैं, मेरे दोनों हाथ पकड़ लेती हैं, फिर बाहर के अंधेरे आसमान की तरफ देखती हैं। अगले ही पल उनकी आंखें तेज हो जाती हैं। फिर वह डैड की तरफ मुड़ती हैं। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? डैड उलझन में पड़ जाता है। मॉम, क्या हम अभी थोड़ी देर पहले साथ में खाना नहीं खाकर उठे हैं? यह सुनकर ग्रैंडमा नाराज हो जाती हैं। तुम लोग आराम से बैठकर खाना कैसे खा सकते थे? तुम्हारा बेटा पूरे दिन बाहर तुम्हारे लिए भाग दौड़ करता फिर रहा है और तुम घर पर आराम से भरपेट खाना खा रहे हो। क्या ऐसे कोई पिता होते हैं? यह सुनकर डैड का चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे उसने कुछ खट्टा खा लिया हो। वह कहना चाहता है, आप भी तो उतना ही खाकर आई हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, जिस पर वह बस बार बार माफी मांगता रहता है। ग्रैंडमा नाराज होकर आवाज लगाती हैं, एनी वांग, 2-4 डिशेज और बना दो। मैं अपने प्यारे पोते और शानदार बहू को भूखा नहीं रहने दूंगी। यह सुनकर मैं और मॉम दोनों थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करते हैं। डिनर के बाद ग्रैंडपा अपना चश्मा उतारते हैं और पूछते हैं, लियो, मैंने सुना है कि आज तुम पूरे दिन अपनी मॉम के साथ केस पर काम कर रहे थे। हाँ, काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। यह सुनते ही डैड तुरंत आगे झुक जाता है। ओह, तो 10 साल पुराने केस में कोई लीड मिली है? लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि ग्रैंडमा उसके हाथ पर थप्पड़ मार देती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? अगर उस समय हमारी मदद नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है कि आज भी तुम उस पोजीशन पर बैठे होते? यह सुनकर डैड बेबस सा चेहरा बना लेता है। मॉम, ऐसा मत कीजिए। पोता आते ही आप अपने बेटे को भूल नहीं सकती। मैं आपसे पैदा हुआ हूँ और आपका पोता भी आखिर आपके जरिए ही आया है। जिस पर ग्रैंडमा तुरंत जवाब देती हैं, और तुम्हारी बात करें तो मैं तुम्हें 40 साल से देख रही हूँ। अब तुम्हें देखकर थक चुकी हूँ। यह कहते हुए वह मेरे लिए संतरा छीलने लगती हैं। मैं उसे खाते हुए मुस्कुरा देता हूँ। 10 साल पुराना केस कभी सॉल्व नहीं हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह इन्वेस्टिगेटर्स की नेग्लिजेंस थी। बिल्कुल सही। जिस पर मॉम भी बात आगे बढ़ाती हैं। सीधी भाषा में कहूँ तो सबसे बड़ी वजह तुम थे, मार्कस। यह सुनकर डैड की भौहें सिकुड़ जाती हैं। मैंने उस समय हर कदम बहुत सावधानी से उठाया था, फिर मैं नेग्लिजेंट कैसे हो सकता हूँ? जिस पर मैं धीरे धीरे बोलना शुरू करता हूँ। आपने कभी गोल्डन मॉल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और विक्टिम्स उतने अनरिलेटेड नहीं थे जितना सब लोग समझते थे। लीना ली और यारा जेंग दोनों गोल्डन मॉल में सेल्स क्लर्क थीं।
यारा की मौत के कुछ समय बाद हेड ऑफ सिक्योरिटी जैक्सन शियाओ भी एक सस्पिशियस रोड एक्सीडेंट में मारा गया, और इन सबसे पहले मैनेजर ली का बेटा एस्केलेटर एक्सीडेंट में मर चुका था। सबसे महत्वपूर्ण जगह गोल्डन मॉल पूरी इन्वेस्टिगेशन में नजरअंदाज कर दी गई, और इसी वजह से रियल किलर 10 साल तक खुला घूमता रहा, और इसी वजह से हमारी फैमिली भी 10 साल तक इस आरोप का बोझ उठाती रही। यह सुनकर डैड का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वह कुछ नहीं कहता, बस मुझे देखता रहता है, जिस पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी मुझे देखने लगते हैं, लेकिन दोनों का अंदाज अलग होता है। ग्रैंडमा एक पेन उठाती हैं और जल्दी जल्दी कागज पर चीजें जोड़ना शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर बाद वह एक नाम लिखती हैं, मैनेजर ली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही प्राइम सस्पेक्ट है। यह कहकर ग्रैंडमा पेन नीचे रख देती हैं। मैं कागज की तरफ देखता हूं और थम्स अप कर देता हूं। ग्रैंडमा में अभी भी वही बात है, लेकिन ग्रैंडमा मुस्कुराती नहीं है, उनका चेहरा गंभीर बना रहता है। मान लो हम मैनेजर ली पर शक करते भी हैं तो सबूत कहाँ है? 10 साल गुजर चुके हैं, बहुत संभव है कि सब कुछ नष्ट किया जा चुका हो। नहीं, जिस पर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। जैक्सन शियाओ या यारा जंग, वे हमें बताएंगे कि सबूत कहाँ मिलेगा, लेकिन वे दोनों मर चुके हैं। मैं धीरे से कहता हूँ, किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि मरे हुए लोग भी बोल सकते हैं। इसके बाद रात और गहरी होने लगती है। यही हाउस की लाइटें एक एक करके बंद होने लगती हैं, लेकिन एक कमरे में मॉम और डैड अभी भी जाग रहे होते हैं। विवियन, क्या तुम्हें लियो में कुछ अजीब नहीं लग रहा? डैड अपनी किताब नीचे रखता है और हल्का सा माथा सिकोड़ता है, जिस पर मॉम खुश नहीं दिखाई देती। और तुम्हें ये कहने की हिम्मत भी हो रही है? अगर ये सब 10 साल पुराने केस से जुड़ा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वह खुद आगे आकर ये सब कर रहा होता? अभी पब्लिक ओपिनियन फे के मर्डर को 10 साल पुराने केस से जोड़ रहा है। अगर हम लोगों को जवाब नहीं दे पाए तो इसका हमारी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा? मैं इसकी गंभीरता समझता हूँ, लेकिन फा का केस तो पहले ही सॉल्व हो चुका है ना? यह सुनकर मॉम तिरस्कार से हंस देती हैं। मार्कस, यही उस ऊंची कुर्सी पर बैठते बैठते तुम्हारा दिमाग सुस्त हो गया है। अगर तुम कल उठकर सबको बता दो कि किलर वेरा वांग है तो कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे? 10 साल पुराने केस ने इस शहर पर ऐसा घाव छोड़ा था जो कभी भरा ही नहीं। एफए की मौत हर न्यूज चैनल पर छाई हुई है। पूरा शहर हंगामे में डूबा हुआ है। हर सड़क और हर कोने पर लोग यही बात कर रहे हैं कि 10 साल पुराना किलर वापस आ गया है। ऑनलाइन बैकलैश इतना ज्यादा है कि उसे रोकना नामुमकिन हो गया है। लोगों ने उस समय के लीड इन्वेस्टिगेटर्स के नाम तक निकाल लिए हैं और उन पर लगातार अटैक हो रहे हैं। यह सुनकर डैड की आंखें खुल जाती हैं। तुम सही कह रही हो, कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वेरा वांग ने सच में हमारी गोद में एक टाइम बॉम्ब फेंक दिया है। इसके बाद मॉम की आवाज थोड़ी नरम हो जाती है। लेकिन इन सब बातों को छोड़ भी दें तो मुझे मानना पड़ेगा कि मैं हैरान हूँ। हमारा बेटा पहले कितना डरपोक हुआ करता था, थोड़ा बिगड़ा हुआ भी, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा हमारी फैमिली के किसी मेंबर को होना चाहिए। लेकिन आज पूरा दिन उसके साथ बिताने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे कभी जानती ही नहीं थी। वह सच में मेरा बेटा है। यह कहते कहते वह खुद ही अपनी तारीफ करने लगती हैं, जिस पर डैड भी थोड़ा सीधा बैठ जाता है और उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता है। लेकिन दोनों में से कोई भी यह इमेजिन नहीं कर सकता था कि इसी शांत रात में कोई चुपचाप एक दरवाजा खोलेगा और घर से बाहर निकल जाएगा, और वह इंसान मैं था। करीब आधी रात होने वाली थी। मैं कुछ देर तक पैदल चलता हूँ, फिर एक टैक्सी रोक लेता हूँ। ड्राइवर काफी थका हुआ दिखाई देता है। बेटा, इतनी रात को बाहर घूम रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहते? जिस पर मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। जितनी देर हो उतना बेहतर। मुझे शहर के बाहर हुआन सीन कैनमेट्री लेकर चलो। यह सुनते ही ड्राइवर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कहाँ? हुआन सीन कैनमेट्री? आधी रात के बाद एक 17 साल का लड़का घर नहीं जा रहा, ना ही किसी इंटरनेट कैफे जा रहा है, बल्कि कैनमेट्री जाने की बात कर रहा है। ड्राइवर अपने चेहरे पर हाथ फेरता है। यह कंफर्म करता है कि मैं सच में जिंदा हूँ, फिर लंबी सांस छोड़ता है। शहर के बाहर तक का किराया अच्छा मिलने वाला था, जिस पर वह खुद को संभालता है और गाड़ी चला देता है। करीब रात के 1 बजे हम सेमेट्री पहुंच जाते हैं। मैं टैक्सी से उतर जाता हूँ, जिस पर ड्राइवर पीछे से आवाज लगाता है, अरे बच्चे, इस समय यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? मैं मुस्कुराता हूँ। एक चोर को पकड़ने आया हूँ, देखना चाहोगे? यह सुनते ही ड्राइवर तुरंत सिर हिला देता है। फिर वह जितनी तेज गाड़ी भगा सकता है उतनी तेज वहां से निकल जाता है। मैं खुद ही मुस्कुरा देता हूँ और सेमेट्री के अंदर चला जाता हूँ। इस समय सेमेट्री ठंडी और सुनसान फील होती है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने कब्रिस्तानों में काफी समय बिताया था। कई कई रातें कब्रों के सामने बैठकर गुजारी थीं, जहां चारों तरफ सिर्फ ठंड और सन्नाटा होता था, जिस पर मैं अपने कदम तेज कर देता हूँ। कुछ ही देर बाद मैं एक कब्र के सामने रुक जाता हूँ। हेडस्टोन पर एक फोटो लगी हुई है, करीब 30 साल का एक आदमी, जिसके चेहरे पर मजबूत और सख्त फीचर्स दिखाई देते हैं। मैं उस हेडस्टोन को देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ, जैक्सन शियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पुराना बॉस मैनेजर ली आज रात तुमसे मिलने आएगा? यह कहकर मैं एक तरफ हट जाता हूँ। एक समय खुद क्रिमिनल रह चुका होने की वजह से मैं इस तरह के लोगों की सोच को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, खासकर उन लोगों की जिन्होंने बड़े क्राइम्स किए हों और कभी पकड़े न गए हों। अंदर से वे बेहद घमंडी और खुद को अछूत समझते हैं। पब्लिक में वे बिल्कुल आम इंसान जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनकी तरफ से मुड़ते हो, उनकी आंखें सांप की तरह ठंडी हो जाती हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर अपनी गार्ड भी नीचे कर देते हैं, गेम्स खेलते हैं,
लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। शुरुआत में मैनेजर ली ने मुझ पर कोई खास इंप्रेशन नहीं छोड़ा था। वह दुनिया का सबसे साधारण इंसान लगता था। लेकिन अगर वही किलर है तो उसे पहले ही समझ आ चुका होगा कि जैक्सन शियाओ का नाम सामने आ सकता है, और एक बार यह ख्याल उसके दिमाग में बैठ जाए तो हो सकता है वह यहाँ आकर पिछले 10 साल की अपनी अचीवमेंट्स किसी से शेयर करना चाहे। यह एक रिस्की गेस था, लेकिन मैनेजर ली एक अकेला इंसान है। पिछले 10 सालों में उसका डिवोर्स हो चुका है, उसके कोई बच्चे नहीं हैं और वह हर दिन अकेले रहता है। अब जब 10 साल पुरानी सारी बातें फिर से बाहर आ रही हैं, तो अगर मैं खुद को उसकी जगह रखकर सोचूं तो मैं भी किसी से बात करना चाहता। लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसके हाथ खून से रंगे हों, उसके सीक्रेट्स सुनने वाला सिर्फ एक ही होता है, मरे हुए लोग। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। फिर काफी देर बाद मेरी नजर के कोने में कुछ चमकता है। एक हल्की सी रोशनी। सेमेट्री के नीचे की तरफ एक फ्लैश दिखाई देता है और तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन मैं उसे देख चुका था। कुछ मिनट बाद एक आदमी जैक्सन शियाओ की कब्र के पास आकर बैठ जाता है। उसने एक शार्प सूट पहन रखा होता है। वह चुपचाप सिगरेट जलाता है और फिर बोलना शुरू करता है। जैक्सन शियाओ, आखिरकार किसी ने 10 साल पहले किए गए मेरे काम को याद करना शुरू कर दिया है। कोई बेवकूफ मेरी मेथड्स कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। उसे रोप बांधना तक नहीं आता और फिर भी मेरी नकल करने चला है। तुम्हें नहीं लगता यह बहुत पैथेटिक है? लेकिन स्टेशन के वे इडियट्स आज भी उतने ही बेकार हैं जितने 10 साल पहले थे। बताओ, क्या मुझे फिर से वापसी करनी चाहिए? उस समय मैंने अपने बेटे का बदला लेने के लिए लोगों को मारा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि किलिंग एक ऐसी चीज बन जाएगी जिसकी मुझे आदत पड़ जाएगी। क्या तुम्हें पता है कि पिछले 10 सालों से मैं कितना तड़प रहा हूँ? उसकी बात खत्म होते ही मैं अंधेरे से बोलता हूँ, मैनेजर ली, क्यों ना मैं तुम्हें यह मौका दे दूं? आओ, तुम्हारी ये खुजली भी मिटा देते हैं। जिस पर मैं अंधेरे से बाहर निकल आता हूँ। मुझे देखते ही मैनेजर ली के चेहरे पर शौक छा जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह तुरंत खड़ा हो जाता है। मैं हल्के से मुस्कुरा देता हूँ। रिलैक्स, तुम एक ऐसे आदमी हो जो 10 साल तक लॉ एनफोर्समेंट को चकमा देता रहा, एक रियल हाई इंटेलिजेंस क्रिमिनल। इतनी आसानी से घबरा जाना तुम्हारे जैसे इंसान को शोभा नहीं देता। यह सुनकर उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ गुजरते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोलता है, तुम्हें मुझ पर शक उसी पल हो गया था जब आज दोपहर तुमने मुझे देखा था, है ना? नहीं, इसे दूसरे तरीके से कहता हूँ। जिस पल तुम लोग मुझे ढूंढने आए थे, उसी पल मुझे पता चल गया था कि खेल लगभग खत्म हो चुका है। जिस पर मैनेजर ली जोर से हंस पड़ता है। मुझे यकीन है कि तुम कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस पहने हुए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, बिना मेरी मर्जी के बनाई गई रिकॉर्डिंग एविडेंस नहीं बन सकती। मैं सिर हिला देता हूँ। तुम मुझे जितना कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हो, मैं उतना नहीं हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग्स में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम असल में कैसे इंसान हो। यह सुनकर वह भौहें सिकोड़ लेता है। उसे रिकॉर्डिंग वाली बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं होता। भले ही रिकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी काम आ सकती है। जिस पर वह मुझे घूरते हुए ठंडी मुस्कान देता है। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? मैं बिना हिचकिचाए जवाब देता हूँ, ऐसा इंसान जो अपने काम में वाकई बहुत अच्छा है। वैसे वो बाइंडिंग टेक्निक तुमने कहाँ सीखी थी? तुम्हारे बेटे की मौत और लीना ली के मर्डर के बीच सिर्फ कुछ दिनों का फर्क था। इतने कम समय में कोई ऐसी टेक्निक नहीं सीख सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें यह पहले से आती थी। यह सुनते ही उसके चेहरे पर गर्व की एक झलक दिखाई देती है। 10 साल पहले उसी बाइंडिंग मेथड ने लोगों में जितना डर फैलाया था, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोग एक ही नाइटमेयर देखते थे, खुद को उसी तरह बंधा हुआ देखते थे और ठंडे पसीने में भीगे हुए जागते थे। लेकिन साफ था कि मैनेजर ली मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला। जिस पर वह ठंडी आवाज में कहता है, गेस करो। यह कहकर वह मुड़ता है और चलने लगता है। मैं उसकी पीठ को देखते हुए शांत आवाज में बोलता हूँ, रुको, अब भी मुझसे कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहे हो? वह ठंडी हंसी के साथ पलटता है। लियो, मैं आज रात यहाँ अपने एक पुराने सबऑर्डिनेट से मिलने आया हूँ। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आधी रात को कब्र पर नहीं जाया जा सकता, और तुमने जो भी बातें कही हैं उनमें से एक शब्द भी मुझे समझ नहीं आया। तो चाहे तुम मुझे किलर समझो या नहीं, बिना एविडेंस के मैं सिर्फ मैनेजर ली हूँ, दवान प्लाजा का जनरल मैनेजर। यह कहकर वह फिर से हंसता है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। जिस पर मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। इतना घमंडी, खुद ही मुसीबत बुला रहा है। मेरे मुंह से यह शब्द निकलते ही मैं उसके बाल पकड़ लेता हूँ। ये महसूस करते ही वह शौक में जम जाता है। उसके दिमाग में शायद यही चल रहा था कि अगर मेरी फैमिली का बैकग्राउंड न होता तो वह मुझसे बात तक नहीं करता। एक 17 साल का लड़का, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आखिर दुनिया न देख पाने वाला बच्चा ही तो है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मेरी पकड़ इतनी मजबूत होगी। जिस पल मैं उसे पकड़ता हूँ, वह हिल तक नहीं पाता। लियो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम एक बड़ी फैमिली के बेटे हो। मुझे यह मत कहना कि तुम कानून तोड़ने के लिए तैयार हो। मुझे छोड़ दो। मैनेजर ली कानून को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने सालों तक कानून की पढ़ाई की थी, हर लूप होल पर नजर रखी थी और उस दिन की तैयारी की थी जब शायद वह पकड़ा जाए। लेकिन उसने एक बात नजरअंदाज कर दी। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसके गले में कोई लीश नहीं है और जिसे किसी बात की हिचकिचाहट नहीं होती। जिस पर मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, अगर मैं तुम्हें यहीं खत्म भी कर दूं तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई? ये कहते हुए मेरा पैर उसकी बाईं टांग पर पड़ता है।
किंगडम में शायद कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे जवाबदेह ठहरा सके, लेकिन वह इंसान तुम बिल्कुल नहीं हो, मैनेजर ली। ऊपर से ऐसा लगता है जैसे मैं ज्यादा ताकत भी नहीं लगा रहा, लेकिन अगले ही पल एक तेज क्रैक की आवाज गूंजती है जिस पर वह दर्द से चीख उठता है। फिर मैं उसके सामने झुककर बैठ जाता हूँ, आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराता हूँ। तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से सब पता है। लीना ली, यारा जंक, सोफिया होंग। जिस दिन तुम्हारे बेटे की मौत हुई थी उस दिन ये सभी लोग उस एस्केलेटर के आसपास खड़े थे। उन्होंने तुम्हारे बेटे को मरते हुए देखा और क्योंकि वे वहां खड़े होकर कुछ नहीं कर पाए, तुमने उन्हें अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मान लिया। यही नफरत उन्हें तुम्हारा टारगेट बना देती है और फिर तुमने एक एक करके उन सबको मार दिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ, सका रहा हूँ? एस्केलेटर एक्सीडेंट की फाइल्स में सिर्फ यारा जंग का स्टेटमेंट दर्ज था, क्योंकि 9 विक्टिम्स में वही अकेली थी जो गोल्डन मॉल में काम करती थी। लेकिन उस दिन, चाहे वह संयोग था या कुछ और, वे सभी 9 लोग उसी एस्केलेटर के आसपास मौजूद थे। यह सुनकर मैनेजर ली जैसे अपना दर्द ही भूल जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरे पर सिर्फ डिसबिलीफ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, तुम्हें ऐसी बात कैसे पता है जो किसी और को नहीं पता? जिस पर मैं अपना पैर हटा लेता हूँ। फिर मैं पहाड़ी से नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता हूँ। मैं तुम्हें एक और दिन देता हूँ। इस दौरान कुछ ऐसा करो जिससे खेल थोड़ा और दिलचस्प बन जाए, क्योंकि समय पूरा होते ही खेल खत्म हो जाएगा। आखिरी शब्दों के साथ मेरी आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूँ। केस सॉल्व करना शायद क्राइम्स करने से भी ज्यादा मजेदार है। लगता है अब मेरे पास खुद को व्यस्त रखने के लिए काफी कुछ होगा। जिस पर मैनेजर ली मेरी पीठ को घूरता रह जाता है। वह पूरी तरह जड़ हो चुका था। शायद उसके दिमाग में यही चल रहा था, क्या लियो के लिए किसी हाई इंटेलिजेंस क्रिमिनल के साथ दिमागी खेल खेलना सिर्फ एक गेम है? 1 घंटे से ज्यादा समय बाद मैं वापस यही हाउस पहुंचता हूँ। पूरा घर अभी भी सो रहा होता है। किसी को यह तक पता नहीं चलता कि मैं कभी बाहर गया भी था। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तब बाहर पूरी तरह सुबह हो चुकी होती है। मॉम मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही होती है। मैं फ्रेश होकर खाना खाता हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा मिलिट्री एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। ग्रैंडमा अपने ऑफिस चली जाती हैं। मॉम और डैड भी जल्दी जल्दी घर से निकल जाते हैं। मैं पौधों को पानी देता हूँ, फिर खुद भी घर से बाहर निकल पड़ता हूँ। मैंने मैनेजर ली को 24 घंटे दिए थे और इन्हीं 24 घंटों के अंदर मैं वह एविडेंस ढूंढ निकालूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। फिर उसे जेल के पीछे पहुंचा दूंगा। उसके साथ चाहे जो भी हुआ हो, उसे अपने दुख के साथ 9 और लोगों को दफनाने का कोई हक नहीं था। वह इसका हकदार नहीं है और मैं किसी एक इंसान को इस फैमिली के नाम को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। घर से जैक्सन शियाओ के एड्रेस तक पहुंचने में करीब आधा घंटा लग जाता है। मैं उसके घर के दरवाजे तक जाता हूं और नॉक करता हूं, जिस पर करीब 60 साल की एक झुकी हुई बुजुर्ग महिला दरवाजा खोलती है। बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? मैम, मैं स्टेशन से हूँ। यह कहते हुए मैं अपना क्रेडेंशियल्स कार्ड निकालता हूँ। मैंने रेमंड जियाओ से कहा था कि मैं किसी भी समय टेम्परेरी इन्वेस्टिगेटर बन सकता हूँ और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैंने डैड से सच में उसका इंतजाम भी करवा लिया था। कृपया इसे देख लीजिए। मैं यहाँ कुछ सवाल पूछने आया हूँ। वह पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कार्ड पर नजर डाली और बोली, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ, एक बूढ़ी औरत। आखिर कानून को मुझसे क्या काम हो सकता है? यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ। सिर्फ 30 स्क्वायर मीटर का छोटा सा अपार्टमेंट और उसमें वह बिल्कुल अकेली रह रही थी। मैं अंदर चला जाता हूँ और उनके दिए हुए चाय के कप को दोनों हाथों से स्वीकार करता हूँ। चाय थोड़ी बासी हो चुकी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, बस एक घूंट पी लेता हूँ। मैम, आपके परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? यह सुनते ही उनके चेहरे पर कड़वाहट आ जाती है। मेरा बेटा 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था। मेरा पति उस दुख को सह नहीं पाया और 1 महीने बाद वह भी चला गया। हम तीनों का परिवार कितना अच्छा था, लेकिन अब पिछले 10 सालों से सिर्फ ये बूढ़ी औरत अकेली रह रही है। यह सुनकर मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि जैक्सन शियाओ का परिवार ऐसी हालत में होगा। जैक्सन शियाओ इसलिए मारा गया क्योंकि उसे मैनेजर ली का सीक्रेट पता था। उसके पिता अपने इकलौते बेटे को खोने का दुख सह नहीं पाए और उनकी भी मौत हो गई। सीधे या परोक्ष रूप से देखें तो मैनेजर ली के हाथों पर 11 लोगों का खून था। यह एहसास भारी था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। मैं समझ गया। मैम, मुझे यह सवाल पूछने के लिए माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके बेटे जैक्सन शियाओ के बारे में आया हूँ 10 साल पुराने एक केस की वजह से। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आपका बेटा शायद इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण विटनेस था। यह सुनकर वह लंबी सांस छोड़ती हैं। मेरा बेटा 10 साल पहले ही चला गया। वह किन चीजों में शामिल था मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम लोग अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे? मैम, मुझे बस इतना बताइए, एक्सीडेंट से पहले क्या आपके बेटे ने कभी किसी ऐसी चीज का जिक्र किया था जिसे उसे सुरक्षित रखना हो? और जब उसकी मौत हुई तब उसकी उम्र करीब 30 साल थी। क्या उस समय कोई ऐसा इंसान था जिसके वह बहुत करीब था? यह सवाल सुनते ही उनकी आंखें भर आती हैं। हाँ, वह जवाब देती हैं। उस समय वह गोल्डन मॉल की एक सेल्स क्लर्क को डेट कर रहा था। मेरे बेटे की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों थी? उसे आखिरकार कोई मिला था, लेकिन वह लड़की इतनी दर्दनाक तरीके से मर गई और उसके कुछ समय बाद मेरा बेटा भी चला गया। हे भगवान, आपने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया?
सिर्फ एक सवाल पूछने पर ही वह पूरी तरह टूट जाती हैं। और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जैक्सन शियाओ और यारा जेंग एक कपल थे, जिस पर मैं धीरे से उनकी पीठ थपथपाता हूँ। मैम, मैं यहाँ आपकी बेटे की गर्लफ्रेंड यारा जेंग वाले केस की वजह से ही आया हूँ। मुझे बताइए, यारा की मौत के बाद क्या आपके बेटे के व्यवहार में कोई बदलाव आया था? यह सुनकर बुजुर्ग महिला अपनी भौहें सिकोड़ लेती हैं और पुरानी यादों में खो जाती हैं। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आता है। हाँ, उस रात वह अलग था। मैंने उसे आधी रात को घर लौटते हुए सुना था। फिर वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और रोने लगता है। इतना रोता है जैसे उसका दिल टूट गया हो। मैं और मेरे पति उससे पूछने गए थे कि क्या हुआ है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यह सुनकर मेरे सीने में हल्का सा दबाव महसूस होता है। जैक्सन शियाओ सच में इस पूरे रहस्य की चाबी था, जिस पर मैं गंभीर होकर कहता हूँ। मैम, ध्यान से सोचिए,